तो मुझे बताओ यूपीएससी के बारे में क्या जानते हो? यूपीएससी के बारे में आप लोग क्या जानते हो? जिस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करने आए हैं आप लोग, क्या जानते हो? कुछ भी नहीं पता? तो उसके बारे में जान लें। तो तैयारी करने से पहले एग्ज़ाम के बारे में जानना ज़रूरी है। एग्ज़ाम है क्या, क्या होता है, क्या आता है, कितने सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो ये वर्कशॉप रहेगा फॉर योर प्रिपरेशन जर्नी, किस तरीके से प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है, स्टार्ट से लेके एंड तक क्या क्या फेजेज रहेंगे, कैसे कैसे सब्जेक्ट्स आते हैं, कैसे सब्जेक्ट्स पे फोकस करना है। दैट विल बी द कंप्लीट जर्नी ऑफ द यूपीएससी इन द नेक्स्ट 2 आवर्स। ज़्यादा तो नहीं है 2 घंटा जर्नी के लिए, क्योंकि 2 साल जिसके लिए लगाओगे उसके लिए 2 घंटा तो दे ही सकते प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। माई सेल्फ देवेंद्र सैनी, आई एम योर टीचिंग फैकल्टी ऑफ इकोनॉमी एंड द CSET हियर. I'm taking the workshop and the next class will be on Monday, I think. The other teacher will start with the modern history class, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद वेलकम टू द मास चंडीगढ़ IAS अकेडमी। आपका मिशन है IAS 2026 जो 2026 में देना चाहता है, उसके बाद भी आप देना चाहते हैं 27, 28, 29 सबके लिए प्रोसेस सेम ही रहने वाला है। माई टारगेट है कि नेक्स्ट ईयर में आप नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन कर रहे हो तो क्या करना चाहिए। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग इन योर ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर 10th 11th क्लास तो थोड़ा सा प्रोसेस डेविएट हो जाएगा, बट अदरवाइज थिंग्स विल बी द सेम। कौन कौन 2026 में देगा वैसे? 2 लोग। आप लोग कौन से ईयर में देने वाले हो? 28 में आप देंगे। आप अभी सब पता ही नहीं है, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जीएस सिलेबस है क्या आपके, ठीक है। वर्कशॉप स्टार्ट करने से पहले एक बार बेसिक डिवीजन देख लेते हैं कि सब्जेक्ट्स का क्या क्या आता है। एग्ज़ाम के अप्रोच देख लेते हैं। देयर इज मेनली द 3 फेज ऑफ द एग्जामिनेशन। यूपीएससी, ठीक है, यूपीएससी द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो हर साल आपका CSC एग्जाम, दैट्स अ सिविल सर्विस एग्जामिनेशन कंडक्ट कराता है। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में आपके कंट्री की जो टॉप मोस्ट पोस्ट हैं, सारी की सारी टॉप मोस्ट पोस्ट आती हैं। IAS, IPS, IRS, IFS, IFOS, IAAS, IDES, ठीक है। और भी बहुत सारी पोस्ट्स होती हैं। IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, IPS इंडियन पुलिस सर्विस, IRS रेवेन्यू सर्विसेज, फॉरेन सर्विसेज, फॉरेस्ट सर्विसेज, ऑडिटेड अकाउंट सर्विसेज एंड डिफेंस सर्विसेज। दीज आर द टॉप नॉच पोस्ट ऑफ द कंट्री। अगर जहाँ पे भी देखोगे सेंट्रल गवर्नमेंट में जो भी मिनिस्टर के साथ बंदा चल रहा होता है वो इन्हीं सर्विसेज से है, किसी ना किसी सर्विसेज से गया हुआ है वो। आफ्टर सर्विंग द नेशन फॉर द 5 years यू आर प्रमोटेड टू द सम अदर काइंड ऑफ द सेक्रेटरी सर्विसेज, ठीक है। तो जो सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ रहते हैं ऑल आर सिलेक्टेड थ्रू दिस सर्विसेज ओनली थ्रू द यूपीएससी के थ्रू ही सिलेक्ट होते हैं। तो यूपीएससी के एग्जाम में मेनली देयर आर 3 phases। आप लोग नोट डाउन करते रहेंगे साथ साथ, ज़्यादा बेटर रहेगा। There are the 3 phases in the UPSC civil service examination. The first phase is the preliminary examination. First phase is the prelims examination. Second phase is the means examination. Means examination. And the third phase is the personal interview. पर्सनल इंटरव्यू मेनली द पर्सनैलिटी टेस्ट बोला जाता है। जो यूपीएससी का की वर्ड है दैट इज अबाउट द पर्सनैलिटी टेस्ट, नॉट द इंटरव्यू। पर्सनैलिटी टेस्ट, ठीक है। जब आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होता है, इस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में 2 एग्जाम होते हैं। द फर्स्ट एग्जामिनेशन इज होगा जनरल स्टडीज और सेकेंड एग्जाम जो आपका होता है वो होता है आपका CSET का। CSET इज़ द सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, जहाँ पे मैथ्स, रीजनिंग और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो 10th लेवल तक के वही आते हैं। इस एग्जामिनेशन में ऑलमोस्ट 80 क्वेश्चन आते हैं। 80 क्वेश्चन, एवरी क्वेश्चन इज हैविंग 2.5 मार्क एंड 200 मार्क का ये पेपर होता है। एंड द टाइम गिवन इज 2 आवर्स। 2 आवर्स में आपको इस पेपर को करना होता है। एंड देयर इज अ पासिंग मार्क्स ऑल्सो, यू हैव टू स्कोर 67 आउट ऑफ 200। आपको 67 ही स्कोर करना है। इट इज़ जस्ट पासिंग, इसके मार्क्स कहीं काउंट नहीं होते। CSET के मार्क्स कहीं पे भी काउंट नहीं होते, इट्स जस्ट पासिंग एग्जाम। इसके साथ GS में आते हैं। GS में देयर विल बी द 100 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कैरी द 2 मार्क एंड इट इज़ ऑल्सो अ 200 मार्क एग्जामिनेशन, बट देयर इज़ अ कट ऑफ। हर साल कट ऑफ जाती है अकॉर्डिंग टू द कैंडिडेट्स हु आर अपीयरिंग इन द एग्जामिनेशन। अगर बच्चों ने अच्छा स्कोर किया है तो कट ऑफ बढ़ जाएगी, बच्चों ने ख़राब स्कोर किया है तो कट ऑफ कम हो जाएगी। रिसेंट के 5 साल में कट ऑफ रही है इन बिटवीन 80 to 90।
80 से 90 के बीच में कट ऑफ रही है आउट ऑफ 200 इन द यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। अगर आप लोग 200 में से 90 नंबर भी ले आते हो तो आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा। लास्ट ईयर का कट ऑफ 84 रहा था, उससे लास्ट ईयर का कट ऑफ 79 रहा था, उससे लास्ट ईयर का कट ऑफ 83 रहा था। ठीक है, तो दिस इज द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। इस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन कितने बच्चे पेपर देते हैं? ऑलमोस्ट 10 लाख बच्चा एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करता है। 10 लाख में से 5 लाख बच्चे पेपर देने आते हैं, 5 लाख बच्चा ये पेपर देने आता है। जो नीट के आप लोगों ने नीट किसने दिया? आईटी भी दिया हो किसी ने, सीयूईटी दिया हो किसी ने। तो नीट में बच्चे जो पेपर देते 30 से 40 लाख बच्चा पेपर देता है, यहाँ सिर्फ 5 लाख बच्चा पेपर दे रहा है। ठीक है, 5 लाख बच्चा पेपर दे, क्योंकि 10 लाख अप्लाई करता, 5 लाख पेपर देने नहीं जाता, 5 लाख बच्चा ही पेपर दे रहा है। इन 5 लाख स्टूडेंट्स में से प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में से ऑलमोस्ट एवरेज 14 to 15,000 बच्चा सिलेक्ट होता है। इट्स डिपेंड ऑन नंबर ऑफ सीट्स, कितना सीट्स गवर्नमेंट निकालता है। एवरेज सीट्स 900 से 1000 रहता है। हर साल 900 से 1000 सीट्स निकाली जाएंगी जिन पर सारी की सारी पोस्ट सिलेक्शन होगा। ये है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के बारे में। सिलेबस के बारे में धीरे से जानेंगे, बस अभी एक बार एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं। आफ्टर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, जैसे ही आप प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करोगे, यू विल एंटर इनटू द मेंस एग्जामिनेशन। आप लोग मेंस एग्जाम में एंटर कर जाओगे। मेंस एग्जामिनेशन एज अ नेम सजेस्टेड सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम यही है पूरी प्रोसेस का। अगर आपको क्वालिफाई करना है तो आपको इस एग्जाम पे पकड़ बनाना पड़ेगा, मेन एग्जामिनेशन में पकड़ बनाना पड़ेगा। दैट्स अ मेंस एग्जामिनेशन। जो बच्चे 15,000 प्रीलिम्स को क्वालिफाई करके आएंगे, दे आर गोइंग टू राइट दिस मेंस एग्जामिनेशन। इस एग्जाम को लिखेंगे। और जो प्रीलिमिनरी के 2 एग्जामिनेशन है दोनों एक ही दिन होते हैं, अलग अलग डे पे नहीं होते। 9:30 to 11:30 एंड 2:30 to 4:30, दैट्स द सेम टाइमिंग पे होगा। एंड डेट ऑलरेडी डिसाइड कर देता है यूपीएससी एक साल पहले ही। 2026 का एग्जामिनेशन आपका 24 मई को है। 2026 का जो एग्जामिनेशन होगा 24 में, 27 का 23 में, 28 का 22 में। ये पहले से ही डिसाइडेड है कब एग्जामिनेशन होंगे आपके। मेंस एग्जामिनेशन में देयर आर द वेरियस सब्जेक्ट्स। सबसे पहले जो सब्जेक्ट्स की बात करेंगे दैट इज जनरल स्टडीज। सेकेंड सब्जेक्ट्स की बात करेंगे दैट्स योर ऑप्शनल सब्जेक्ट। थर्ड की बात करेंगे दैट इज एसए। एंड फोर्थ की बात करेंगे दे आर द लैंग्वेज पेपर। जैसे सीसेट क्वालिफाइंग है आपका फर्स्ट फेज में, सिमिलरली लैंग्वेज पेपर भी आपका क्वालिफाइंग है सेकंड फेज में। लैंग्वेज पेपर के मार्क्स कहीं काउंट नहीं होंगे, दिस इज जस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर। लेकिन आपको यहाँ पे 2 पेपर देने होते हैं। आप लैंग्वेज अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो, लाइक द इंग्लिश मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स लेते हैं तो आप इंग्लिश ले सकते हो। अगर आपको पंजाबी लेना है सेकंड लैंग्वेज आप पंजाबी ले लो, हिंदी लेना है आप हिंदी ले लो, संस्कृत लेना है संस्कृत ले लो। जो भी आपको सेकंड लैंग्वेज सूट करता है वो आप ले सकते हैं। ये दोनों पेपर का अलग अलग है। 300 मार्क्स का एक पेपर होगा, 300 मार्क्स का दूसरा पेपर होगा। इसमें से सिर्फ पासिंग मार्क्स 75 चाहिए होता है। जस्ट द 75 मार्क्स पासिंग मार्क्स रिक्वायरमेंट होता है फॉर द लैंग्वेज पेपर। अगर आप लैंग्वेज पेपर को पास नहीं कर पाते कोई भी पेपर इवेल्युएट नहीं होगा। तो फर्स्ट क्राइटेरिया लैंग्वेज पेपर को पास करना होता है। ये होता इनके साथ ही है, लेकिन जब रिजल्ट बनेगा तो सबसे पहले सबके लैंग्वेज पेपर चेक होते हैं और जिसका लैंग्वेज पेपर क्वालिफाई नहीं होता उनका इवेल्युएट नहीं होता फॉर अ टाइम बीइंग, लास्ट में सबसे बाद में जाता है। ठीक है, तो लैंग्वेज का पैटर्न क्या है? जो आप 12th क्लास में इंग्लिश का पेपर दे के सब आए होंगे वही सिलेबस है, वही पैटर्न है, उसी पैटर्न पे पेपर आता है। एज इट इज़ देयर इज नो चेंज इन द पैटर्न। अगर आपने पंजाबी 10th तक पढ़ी है तो सिमिलर लेवल तक आती है पंजाबी भी, हिंदी भी सिमिलर लेवल का ही सिलेबस आता है। देयर इज नो चेंज इन द सिलेबस। बस ये चेक इसलिए होता है कि आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी कैसी है, जो लैंग्वेज लिखी है पेपर में आप उसको अच्छे से समझ पा रहे हो, लिख पा रहे हो, पढ़ पा रहे हो। क्योंकि जब आप पोस्ट पे जाओगे तो यही तो काम होगा आपका। अब आपको कोई नोट्स बनाने को तो नहीं कहेगा, आपके पास सब फाइल बनी हुई आएंगे। यू हैव टू रीड इट एंड यू हैव टू साइन इट। उसका मीनिंग क्या है, क्या फाइल में लिखा है, एवरीथिंग शुड बी क्लियर। इसीलिए लैंग्वेज का पेपर कराया जाता है। अब जनरल स्टडीज के पेपर में आते हैं तो जनरल स्टडीज के पेपर में आपके 4 पेपर होते हैं। जनरल स्टडीज 1, जनरल स्टडीज 1, जनरल स्टडीज 2, जनरल स्टडीज 3 एंड जनरल स्टडीज 4। जो जनरल स्टडीज 1 का पेपर, इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सोसाइटी। हिस्ट्री में भी मल्टीपल हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस, वर्ल्ड हिस्ट्री, सारे के सारे आपके हिस्ट्री में आते हैं। ज्योग्राफी की बात करेंगे कि ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी एंड द वर्ल्ड ज्योग्राफी इज द पार्ट।
सोसाइटी में फैमिली क्या होती है, कास्ट क्या है, रीजनलिज्म क्या है, कम्युनलिज्म क्या है, एंड द वेरियस डिटेल्स। सिलेबस को लास्ट में जानेंगे सबसे ज़्यादा सिलेबस होता क्या है। दिस इज बेसिक आइडिया। जो GS1 टू GS4 पेपर होंगे, हर पेपर 250 मार्क्स का होगा। एवरी पेपर इज 250 मार्क्स इंटू 4 मीन्स जनरल स्टडी का जो पेपर होगा आपका 1000 मार्क्स का होगा। 4 पेपर होते हैं, ईच पेपर कैरी द 250 मार्क एंड ऑफ द 1000 मार्क्स। जनरल स्टडीज 2 के जो सब्जेक्ट्स हैं, ये लिख लिया, मैं रब कर दूँ। जनरल स्टडीज 2 के जो सब्जेक्ट्स हैं, दैट इज द पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड जो सब्जेक्ट आता है आपका इसमें, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। ये आपके पेपर 2 के सब्जेक्ट्स हैं जो आपको पढ़ने होते हैं। इसका भी 250 मार्क का पेपर होता है। थर्ड सब्जेक्ट आते हैं GS3। GS3 में पहला सब्जेक्ट है इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के बाद आपका एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी इशू। ये सारे आपके GS3 के सब्जेक्ट्स होते हैं। इनका भी 250 मार्क का पेपर होता है, इनका भी 250 मार्क का पेपर होगा। एंड जो GS4 है आपका, GS4 का पेपर है, दैट विल बी द एथिक्स। दिस विल ऑल्सो बी अ पेपर ऑफ 250 मार्क। ठीक है, GS4 के अंदर एथिक्स आएगा, मोरल क्या है, वैल्यू क्या है, एटीट्यूड क्या है, एप्टीट्यूड्स क्या है, दीज आर द सिलेबस ऑफ एथिक्स। इसमें कुछ केस स्टडी भी होती हैं। लाइक इस पेपर में 6 केस स्टडी पूछी जाती है आपसे। केस स्टडी लाइक अभी जो अहमदाबाद में एरोप्लेन क्रैश हुआ, ठीक है, यू आर अ DM ऑफ द अहमदाबाद, ठीक है, एंड देयर इज अ इंसिडेंस ऑफ एरोप्लेन क्रैश। इन दैट इंसिडेंस मोर देन 300 पीपल वर डाइड। What will be your immediate step of action? This will be the first question in the case study. In the long term, what action will you take so there will be the very less casualty in any kind of these kind of accident? ये आपको लिखना होता है वहाँ पे। रियल टाइम के इंसिडेंट्स पे केस स्टडीज आती हैं, देयर विल बी द 6 केस स्टडीज। तो उसमें आपका क्या रिस्पॉन्स रहेगा विद रिस्पेक्ट टू दोज केस स्टडी, वो आपको बताना होता है, जिसके बेसिस पे आपको जज किया जाता है कि आपका थिंकिंग प्रोसेस क्या है। लाइक अभी कुछ 2 महीना पहले इंडिया पाकिस्तान का वॉर हो रहा था। इफ़ यू आर पोस्टेड इन टू द जम्मू एंड कश्मीर बॉर्डर एरिया और द पंजाब पाकिस्तान बॉर्डर एरिया, and there is a continuously siege for violation from the Pakistan sides, and they are affecting casualty of the Indian citizens. If you are a DM of that place, what your will be the immediate step to de-escalation, and how you will protect your citizen of that area. What will be the steps in the short run and in the long run, how you will prevent these kind of the tragedy. किस तरीके से आप प्रिवेंट करेंगे. These are the type of case studies they are asking in the paper. इस तरीके के आपके 6 केस स्टडी आएंगे और हर एक केस स्टडी का मार्क 20 मार्क होता है, यानी 120 मार्क की केस स्टडी आती है. बाकी 13 क्वेश्चन आते हैं 10 मार्क के आते हैं, वो 130 मार्क्स के होते हैं. दैट विल बी द 250 मार्क ऑफ द पेपर. दिस इज़ द एथिक्स पेपर. हर पेपर के 250 मार्क हैं. तो जनरल स्टडीज़ में ये लिख लिया आप सबने. तो जनरल स्टडीज़ में GS1 to GS4 each 250 each and it will the 1000 मार्क. 1000 मार्क का तो आपका एक पेपर, ये पेपर होगा. और ये दो पेपर एक दिन में होते हैं, 2 पेपर एक दिन में होते हैं. ऐसा नहीं कि 4 दिन लगातार चलेंगे और छुट्टी होगी, ऐसा कुछ नहीं होता. एक ही दिन में 2 पेपर होंगे, नेक्स्ट डे फिर से 2 पेपर होंगे, कोई ब्रेक नहीं होता है. इसके बाद आते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स. जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स है, जो आपको फेवरेट सब्जेक्ट्स लगता है, यू कैन टेक इट एज एन ऑप्शनल. लाइक किसी को ज्योग्राफी पसंद होगा, किसी को हिस्ट्री पसंद होगा, किसी को पॉलिटिकल साइंस पसंद होगा, किसी को एंथ्रोपोलॉजी पसंद होगा, किसी को केमिस्ट्री पसंद होगा, किसी को फिजिक्स पसंद होगा, किसी को जूलॉजी पसंद होगा. यू कैन टेक दैट सब्जेक्ट. यूपीएससी गिव अ लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स जहाँ से आपको एक सिलेक्ट करना होता है सब्जेक्ट्स को. जो भी पेपर आप सिलेक्ट करेंगे उस पेपर के 2 पेपर होंगे. ऑप्शनल के जो भी सब्जेक्ट आपने सिलेक्ट किया वहाँ से यूपीएससी 2 पेपर कंडक्ट कराएगा. पेपर 1 एंड पेपर 2.
पेपर 1 भी 250 मार्क का होगा एंड पेपर 2 भी 250 मार्क का होगा। मीन्स 500 मार्क्स का आपका ऑप्शनल का पेपर होगा विद दिस 1000 पेपर। तो कितने मार्क हो गए अभी तक? 1500। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के बाद देयर विल बी अ पेपर ऑफ एस्से। एस्से का पेपर सबसे पहले होता है, पहले दिन एस्से का पेपर ही होता है आपका। एस्से के पेपर में आपका टोटल 8 क्वेश्चंस आएंगे। सिलेबस एस्से के पेपर का जो जनरल स्टडीज़ का सिलेबस है वो सेम होता है, वहीं से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देयर विल बी द 8 क्वेश्चन इन द एस्से पेपर एंड इट विल बी डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। 2 सेक्शन में डिवाइड होता है। सेक्शन ए में 4 क्वेश्चन होते हैं, सेक्शन बी में 4 क्वेश्चन होते हैं। सेक्शन ए से आपको 1 क्वेश्चन करना है, सेक्शन बी से आपको 1 क्वेश्चन करना है। मीन्स 8 क्वेश्चन में से आपको 2 क्वेश्चन करने होते हैं। Out of the 8 questions, you have to attempt the 2 questions in the paper, and each question carry 125 marks, and so the paper will be of the 250 mark. तो टोटल पेपर जो आपका होगा 250 मार्क का होगा। तो टोटल मार्क हमारे पास कितने हो गए यहाँ पर? 1000, 500 एंड 250। तो जो आपका मेंस एग्जामिनेशन होगा डेट विल बी ओवर 1750, 1750 नंबर का आपका मेंस होता है। 1750 नंबर का आपका मेंस एग्जामिनेशन होगा, जहाँ से कट ऑफ रेडी होती है फॉर द पर्सनल इंटरव्यू और द पर्सनैलिटी टेस्ट। ठीक है, सो फर्स्ट स्टेज सेकेंड स्टेज क्लियर हो गया सबको। फर्स्ट स्टेज में था प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। प्रीलिम्स में हमने 2 पेपर के बारे में देखा डिटेल में, जीएस एंड द सी सेट। 200 का जीएस होगा, 200 का सी सेट होगा। दिस इज जस्ट द पासिंग। In the passing you have to score 67 of 100, 200 and here there will be the cutoff. In the last 5 years the cutoff is between 80 to 90 के बीच में cutoff है। All the paper will be on the same day, same day होंगे। जो अभी का पेपर होगा नेक्स्ट वाला 24 मई को होगा। 24 मई को 9:30 जीएस होगा आपका एंड 2:30 आपका सी सेट का पेपर होगा एंड द ड्यूरेशन ऑफ द ईच पेपर इज 2 आवर। क्लियर है ये? ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड पार्ट। जो मैंने मेंस की बात की, आपको सिलेबस बताया। अब मेंस के पेपर कैसे टाइमली शेड्यूल्ड होते हैं वो भी पता होना चाहिए। जो पहले दिन होगा आपका पेपर वो होगा एस्से का। पहले दिन जो पेपर होगा वो होगा आपका एस्से का। एक ही पेपर होता है, 3 घंटे का पेपर होगा। 9 to 12 का इसका टाइम होता है। 9 से 12 बजे के बीच में ये पेपर होता है। जो प्रीलिम्स और मेंस के बीच में जो गैप होता है ये ऑलमोस्ट 90 डेज का गैप होता है। प्रीलिम्स होने के बाद मेंस विद इन 90 डेज हो जाएगा। इस बार का जो गैप था सबसे कम गैप था, 82 डेज का गैप है। अदरवाइज इट्स नियर अबाउट 90 डेज गैप बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस। अगर प्रीलिम्स मई में हो रहा है तो मेंस ऑलमोस्ट अगस्त एंड तक होता है या सितंबर फर्स्ट वीक तक होता है। ठीक है, तो ये दोनों पेपर के बीच में 90 दिन का गैप यूपीएससी देता है। अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हो तो आप इसको प्रिपरेशन करने के लिए आपको टाइम मिलेगा। और जब आप प्रीलिम्स का पेपर देते हो उसका रिजल्ट विद इन 15 डेज ही आ जाता है। 15 से 17 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाता है। जैसे इस बार 17 दिन के अंदर रिजल्ट आ गया। आपका 25 मई को पेपर हुआ था और 11 जून को रिजल्ट आ गया। विद इन द 17 डेज आपका रिजल्ट आ गया। ऐसे पेपर के बाद आपका जो सेकंड पेपर होगा डेट विल बी द GS1 एंड GS2। GS1 और GS2 का पेपर होगा। GS1 का पेपर होगा आपका 9 से 12 और GS2 का पेपर होगा आपका 2 से 5। एक ही दिन में होगा, नो गैप। थर्ड डे पे होगा आपका GS3 एंड GS4। सेम टाइमिंग 9 to 12 एंड 2 to 5। तीनों दिन कंटिन्यूस है, कोई गैप नहीं है। हाँ, 3 आवर्स के होंगे, 3 आवर्स के पेपर होंगे। तीनों दिन कंटिन्यूस है, कोई गैप नहीं है। तो आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा ये स्ट्रेसफुल होगा कि आपको बस जाके लिखना है कंटिन्यूसली 3 दिन। और यहाँ पे प्रिपरेशन का टाइम नहीं है। 500 मार्क का पेपर, आप घर जाके सो जाओगे। तो हर चीज़ पहले से रेडीमेड होना चाहिए, तभी कर पाओगे, तभी लिख पाओगे। हर चीज़ का प्रैक्टिस पहले से होना चाहिए। जब जीएस के पेपर खत्म होते हैं तो यूपीएससी गेव यू 5 डेज गैप। 5 दिन का गैप दिया जाता है आपको। 5 दिन के गैप के बाद आपका ऑप्शनल का पेपर होता है। दैट इज द ऑप्शनल पेपर 1 एंड द ऑप्शनल पेपर 2। ऑप्शनल पेपर 1 वही टाइम 9 to 12 एंड ऑप्शनल पेपर 2 2 to 5। ईच कैरी 250 मार्क। ईच कैरी 250 मार्क। तो ये आपका डेट शीट शेड्यूल होता है हर साल का। ऑलमोस्ट सेम डेट शीट, सेम शेड्यूल, सेम पेज पे होता है। सेम टाइमिंग में, सेम मंथ पे, हर टाइम पे यही शेड्यूल रहता है यूपीएससी का।
स्टेट एग्जामिनेशन की तरह नहीं है कि एक महीना पहले डेट अनाउंस करेंगे, अगले महीने पेपर ले लेंगे, ऐसा नहीं है। डेट एक साल से ज़्यादा टाइम पहले अनाउंस हो जाती है। 2026 का डेट मार्च में अनाउंस हो चुका है, मार्च 2025 में, कि पेपर आपका 24 मई 2026 को होगा, एक साल पहले ही अनाउंस्ड है। और मेंस का डेट 1.5 साल पहले अनाउंस हो जाता है, मार्च में ही मेंस का भी डेट आ गया था कि आपका लास्ट वीक ऑफ अगस्त में मेंस के पेपर होंगे। दिस इज ऑलरेडी अनाउंस्ड बाय द यूपीएससी। तो इसमें आपको अनसर्टेनिटी नहीं रहती है कि आपका पेपर होगा कि नहीं होगा। 100% पेपर होगा, 100% रिजल्ट आएगा, 100% पोस्ट फिल की जाएंगी। स्टेट एग्जामिनेशन की तरह नहीं है कि ओनली इलेक्शन ईयर में ही पोस्ट निकाली जाए। हर स्टेट का आजकल यही गेम है, इलेक्शन ईयर से एक साल पहले निकालेंगे, जब इलेक्शन होने वाला हो उस टाइम पे पोस्टिंग दे देंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वोट आ सकें। हर स्टेट का यही गेम है। जब ये हो जाएगा तो जो 15,000 बच्चों ने यहाँ पे पेपर लिखा है, 15,000 बच्चों ने मेंस का पेपर लिखा है, इन 15,000 में से ऑलमोस्ट 3,000 बच्चा सिलेक्ट होगा। 15,000 में से 3,000 बच्चा सिलेक्ट होगा। दिस 3,000 स्टूडेंट्स विल गो फॉर द पर्सनैलिटी टेस्ट। These 3,000 students go for the personality test. Personality test is not the test of your knowledge. नॉलेज दो स्टेज पे चेक हो चुकी है, प्राइमरी स्टेज पे, सेकेंडरी स्टेज पे भी। इट इज़ अबाउट हाउ यू रिस्पॉन्ड टू देयर क्वेश्चंस। आपको आता है, नहीं भी आता है तो किस तरीके से आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो। आता है तो आप एकदम से इमीडिएट रिस्पॉन्ड कर देते हो, नहीं आता है तो आप 10 मिनट सोचते रहते हैं। दैट्स अ एक्शन। एक साइकोलॉजिस्ट भी बैठा होता है पैनल में, 5 लोगों का पैनल होता है। एक बोर्ड का चेयरमैन रहेगा, आपको जिस बोर्ड का चेयरमैन होगा 2 लोग उसको असिस्ट करने के लिए होते हैं और एक आपका साइकोलॉजिस्ट होता है। मीन्स 5 मेंबर बोर्ड होता है। साइकोलॉजिस्ट आपकी एक्टिविटी को ऑब्जर्व करता है, आप किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, किस तरीके से क्या चीज़ें कर रहे हैं। एवरीथिंग भी विल बी नोटेड इनटू द पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनैलिटी टेस्ट इसीलिए बोला जाता है कि पर्सनैलिटी एक दिन में नहीं बनेगी। द प्रोसेस इज डिजाइन फॉर द 2 years दैट विल हेल्प टू डेवलप योर पर्सनैलिटी, अगर अच्छे से पढ़ोगे तो। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में एक सबसे बड़ा रोल प्ले करता है आपका न्यूज़पेपर। सिर्फ कंटेक्चुअल नॉलेज से पर्सनैलिटी कभी डेवलप नहीं होगी। यू हैव टू मेक द डाइवर्स इन्फॉर्मेशन। न्यूज़पेपर को कंटिन्यूसली पढ़ना पड़ेगा, सो यू हैव अ डाइवर्स इन्फॉर्मेशन अबाउट एवरी टॉपिक्स। इट विल हेल्प टू डेवलप योर पर्सनैलिटी। सिर्फ पढ़ाई आना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का गेम नहीं है। अगर ये फेज क्वालिफाई भी कर लिया तो यहाँ बाहर हो जाओगे। तो साइड बाय साइड आपको पर्सनैलिटी पे भी ध्यान देना होता है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे भी काम करना होता है। तो पर्सनैलिटी टेस्ट इज ऑफ 275 मार्क्स, 275 नंबर का आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होता है इन द यूपीएससी एग्जामिनेशन। एंड मैक्सिमम मार्क्स जो आज तक यूपीएससी ने दिए हैं, ऑलमोस्ट 215 मार्क्स दिए हैं पर्सनैलिटी टेस्ट में, कि आज तक जो भी कैंडिडेट को मिले हैं। लास्ट के 212 मार्क्स मैक्सिमम थे, 215 तक मैक्सिमम मार्क्स गए हैं एवरेज। तो टोटल मार्क्स हमारा कितना हो गया, 1750 प्लस 275 दैट्स ऑफ 2025। आपका जो पेपर होगा 2025 मार्क्स का पूरा एग्जामिनेशन का पेपर होगा। इस 2025 मार्क्स में से अगर आप लोग 900 से 1000 के बीच में मार्क्स ले आते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मीन्स द 45% मार्क टू 50% मार्क इज रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन। आप लोग वही हैं जो बोर्ड में 90%, 95%, 99%, 100% भी लेके आए होंगे। यहाँ पे यूपीएससी सिर्फ चाहता है कि आप 50% ही लेके आ जाओ, हम आपको पोस्ट दे देंगे। प्रीलिम्स में भी वही है, 45% आप 200 में से ले आओ, 45% पे ही हम आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई करा देंगे। सी सेट में तो आप 33% ही ले आओ, उसमें ही आपको पास करा देंगे। दैट्स अ पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन। इसे समझ आ रहा होगा कि लेवल क्या है एग्जामिनेशन का। अगर इतना कम कट ऑफ जाता है तो लेवल तो थोड़ा हाई होगा, तो लेवल हाई होगा तो उसी लेवल के साथ साथ प्रिपेयर करना होता है। सिलेबस इज़ नॉट द टफ, प्रोसेस इज टफ। जिस प्रोसेस से आप गुजरोगे इन द नेक्स्ट 1.5 year, दैट इज़ गोइंग टू बी टफ। रेगुलरिटी चाहिए, डेली पढ़ना होगा। 6 to 7 hours इज द एवरेज रीडिंग रिक्वायर्ड फॉर अ डेली। अगर आप नेक्स्ट ईयर अटैम्प्ट कर रहे हो, अगर उससे नेक्स्ट ईयर अटैम्प्ट कर रहे हो देन द 3 to 4 hours इज रिक्वायर्ड। अगर 2028 में अटैम्प्ट कर रहे हो तो 2 से 3 घंटे तो चाहिएगा ही डेली बेसिस पे, अगर आप नेक्स्ट 3 years में कभी भी अटैम्प्ट कर रहे हो। ठीक है, दैट्स अ मिनिमम रिक्वायरमेंट। दिस इज अ एग्जाम स्ट्रक्चर कि एग्जाम में एग्जैक्टली होता क्या है। अगर आप एंट्री कर रहे हो तो कम से कम फेजेज का पता हो, स्टेजेस का पता हो कि किस तरीके से एग्जाम कंडक्ट होता है। क्लियर है सबको? कोई डाउट है यहाँ पे किसी को? ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द हाउ वी कैन अप्रोच द एग्जामिनेशन। अब एग्जामिनेशन कैसे अप्रोच करेंगे और क्या क्या चीज़ें आती हैं एग्जामिनेशन में। तो सबसे पहले तो मिशन IAS 2026, 27, 28 जो भी आपको देना है। GS सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। अब GS सिलेबस में क्या स्कोप है, क्या कवरेज है, जो मैंने आपसे GS1, GS2, GS3, GS4 की बात करी, दिस इज़ द कवरेज ऑफ द सिलेबस जो मैंने वहाँ पे लिखा।
GS1 में हमारा आता है ज्योग्राफी, हिस्ट्री, हेरिटेज कल्चर, पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड द सोसाइटी। दीज आर द सिलेबस पार्ट ऑफ द GS1। ये आपके UPSC के सिलेबस में लिखा है। जब UPSC नोटिफिकेशन रिलीज़ करता है तो उसके साथ सिलेबस भी रिलीज़ करता है हर साल। UPSC का नोटिफिकेशन आपका जनवरी एंड में आ जाएगा इस बार, और आप 14 Feb तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। 14 Feb इज द लास्ट कट ऑफ डेट टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म। ये पहले से ही सब डिजाइंड है, स्टेट PCS की तरह नहीं कि आज नोटिस आया 2 महीने बाद डेट बताएंगे, 3 महीने बाद एग्जाम का डेट बताएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। एवरीथिंग इज द प्री डिसाइडेड। 2 साल पहले सब कुछ डिसाइड होता है, कब क्या कहाँ होगा, एवरीथिंग इज डिसाइडेड। तो इसके लिए आपके पास मोटिवेशन रहता है कि मेरा पेपर होने वाला है, आई हैव टू रीड इट। ऐसा नहीं है कि पेपर की डेट कब आई, कब मैं पढ़ूंगा, वैसा नहीं है। तो ऑलरेडी दे आर गिविंग यू एम्पल अमाउंट ऑफ मोटिवेशन कि आप पढ़ना शुरू कर दो, पेपर की डेट तो फिक्स है, पेपर की डेट चेंज नहीं होने वाली है। इंडिया पाकिस्तान का वो डेट चेंज नहीं कर पाया, तो बाकी किस सिनेरियो में डेट चेंज हो सकता है? एक इलेक्शन सिनेरियो में चेंज होता है, जब लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, लाइक इन द 2024 में चेंज हुआ था, फ्रॉम द 26 May शिफ्टेड टू द 14 June। बस एक ही सिनेरियो में एग्ज़ाम का डेट चेंज होता है, या फिर कोविड के सिनेरियो में हुआ था, और आज तक एग्ज़ाम का डेट चेंज नहीं हुआ है। तो GS1 में अगर आप देखोगे तो GS1 में देयर आर द मेनली सब्जेक्ट्स वी कैन सी ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड सोसाइटी। अब इन सब्जेक्ट का भी वेटेज डिसाइडेड है। ऐसा नहीं है कि ज्योग्राफी से ही 20 क्वेश्चन पूछ लेंगे, ऐसा कुछ भी डिसाइडेड नहीं है। अगर GS1 की बात करूं, देयर विल बी द 10 क्वेश्चन ऑफ 10 मार्क ईच। 10 क्वेश्चन 10 मार्क के आएंगे, और 10 क्वेश्चन आपके 15 मार्क के आएंगे। 10 क्वेश्चन आपके 15 मार्क के आएंगे, मीन्स 150 मार्क्स एंड द 100 मार्क्स टोटल विल बी द 250 मार्क। अब कॉलेज में आप लोग क्या करते हो, शीट भरते हो। ये एक क्वेश्चन लिखना है तो 10 शीट भर दिया, 10 शीट भरोगे तो ज़्यादा नंबर मिलेंगे। यहाँ ऐसा कुछ नहीं। 10 मार्क के क्वेश्चन के लिए आपको सिर्फ 2 पेज मिलेगा, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, सिर्फ 2 पेज, उसी के अंदर आपको लिखना है। क्योंकि आपकी जो बुकलेट होगा वो प्रिंटेड बुकलेट होता है, उसी में क्वेश्चन प्रिंटेड है, उसी के नीचे स्पेस गिवन है आंसर लिखने का भी, कोई अलग से कुछ नहीं मिलता। उसी आंसर गिवन स्पेस में आपको 10 मार्कर क्वेश्चन के लिए 2 पेज मिलेगा लिखने के लिए, और वर्ड लिमिट स्पेसिफाई होगा कि 150 वर्ड में ही लिखना है। 150 वर्ड में ही आपको आंसर लिखना है, दिस इज स्पेसिफिकेशन। ये पहले से ही स्पेसिफाइड है कि 10 मार्क का क्वेश्चन आप 150 वर्ड में ही लिखोगे। जो 15 मार्कर क्वेश्चन होता है, 15 मार्कर क्वेश्चन आपको लिखना होता है 250 वर्ड्स में। मीन्स इसके लिए UPSC 3 शीट आपको देता है, 1, 2 एंड थर्ड साइड ऑफ द शीट इज गिवन टू यू। अगर मैं वर्ड को काउंट करता हूं तो टोटल वर्ड है 4000 वर्ड्स इन 3 आवर्स। दैट इज नियर टू इम्पॉसिबल। 3 घंटे में 4000 वर्ड नहीं लिख पाओगे आप लोग, मीन्स इससे भी कम कंटेंट आपको लिखना पड़ेगा। 3 घंटे में 4000 वर्ड मीन्स 180 मिनट्स में 4000 वर्ड लिखना है। 180 मिनट्स में आपको 4000 वर्ड लिखना है। अप्रोक्सीमेटली 23 वर्ड पर मिनट्स। कोई भी मुझे लिख के दिखा दे, मैं डिक्टेट करता हूँ कि आप 15 से ज़्यादा वर्ड नहीं लिख पाओगे। 15 से ज़्यादा वर्ड आप 1 मिनट में नहीं लिख पाओगे। तो ये प्रैक्टिस करना पड़ता है कि 23 वर्ड पर मिनट कैसे लिखा जाए। इट्स अ प्रैक्टिस रिक्वायर्ड एटलीस्ट द 1 ईयर। कि 15 मिनट आपको एक क्वेश्चन लिखना, 20 क्वेश्चन है, 180 मिनट है, अप्रोक्सीमेटली 7 से 8 मिनट आपको मिलेगा एक क्वेश्चन को लिखने के लिए, क्योंकि पेपर को पढ़ोगे भी 10-15 मिनट आप वहाँ पे भी ख़राब करते हो। हर क्वेश्चन के लिए आपके पास सिर्फ 7 से 8 मिनट है। उस 7 से 8 मिनट में आपको क्वेश्चन को समझना भी है, क्वेश्चन में लिखना क्या है वो भी समझना पड़ेगा, क्या क्या डायमेंशंस आना चाहिए वो भी समझना पड़ेगा। उसके बाद आप क्वेश्चन लिखना शुरू करोगे, मीन्स एग्जैक्टली यू आर हैविंग 6 मिनट्स टू राइट द क्वेश्चंस। 6 मिनट आपको एक क्वेश्चन को लिखने के लिए, और 150 वर्ड्स और 250 वर्ड्स में लिखना है। तो अगर चीज़ें रेडीमेड नहीं है मेरे पास तो मैं नहीं लिख पाऊंगा और मेरा पेपर छूटना शुरू होगा। 20 में से मैं कभी 15 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पा रहा हूँ, कभी 16 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पा रहा हूँ, और जैसे ही आपके क्वेश्चन छूटने शुरू हुए आप रेस से बाहर हो गए, क्योंकि आपने पेपर ही कंप्लीट नहीं किया। तो बाकी जो लोग पहले से प्रैक्टिस कर रहे हैं वो तो पेपर कंप्लीट करके आएंगे। तो उस केस में प्रैक्टिस इज़ द की। और ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है, यू कैन राइट इवन द 30 वर्ड्स। प्रैक्टिस करोगे तो सब कुछ पॉसिबल है। ज्योग्राफी ऑलमोस्ट 120 मार्क का आता है पहले पेपर में। हिस्ट्री ऑलमोस्ट आता है आपका 70 मार्क का, और सोसाइटी ऑलमोस्ट आपका 60-70 मार्क का आता है। ये वेटेज ऑलमोस्ट डिसाइडेड है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है,
±10 का गैप रहता है, अदरवाइज द सिलेबस इज डिसाइडेड कि ज्योग्राफी से 120 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं, सोसाइटी से 60 से 70 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और हिस्ट्री से 70 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। दिस इज ऑलरेडी डिसाइडेड। ऐसा नहीं है कि पूरा पेपर ज्योग्राफी से पूछ दिया, ऐसा भी कुछ नहीं है। दिस अगर सिलेबस गिवन है, दे आर गोइंग टू आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम दिस एरिया। GS2 पे आते हैं। GS2 इज द पॉलिटी एंड द गवर्नेंस। पॉलिटी एंड गवर्नेंस की बात जब करते हैं तो आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन देखते होंगे, हमारा पार्लियामेंट देखते होंगे। दैट्स द सिलेबस ऑफ दिस पॉलिटी एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से आपके क्वेश्चन आते हैं 125 मार्क के। सोशल जस्टिस से आपके क्वेश्चन आते हैं 50 मार्क के। डेवलपमेंट से क्वेश्चन आते हैं ऑलमोस्ट 45 मार्क्स के, और IR से क्वेश्चन आते हैं ऑलमोस्ट 50 मार्क के। ये भी ऑलरेडी डिसाइडेड है। तो हर चीज़ इतना क्लियर कट क्यों है? क्यों बाकी एग्जाम की तरह हैपहैज़र्ड नहीं है, कहीं से भी हम पूछेंगे, कुछ भी पूछेंगे? Why there is so much clarity given by this constitutional body known as the Union Public Service Commission? क्लैरिटी इसलिए दिया गया है ताकि आप एग्ज़ाम पे उसी डायरेक्शन में फोकस कर सको जिस डायरेक्शन में एग्ज़ाम का रिक्वायरमेंट है। सो दैट देयर वाज अ क्लैरिटी अबाउट द ईच पेपर कि किस में हम क्या पूछने वाले हैं। GS3 में आते हैं। इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट इज ऑलमोस्ट द 100 मार्क्स। साइंस एंड टेक इज ऑलमोस्ट द 40 मार्क्स। एनवायरमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट 50 मार्क्स एंड दिस इज ऑलमोस्ट द 50 मार्क्स। ठीक है, इसमें एक एग्रीकल्चर का पार्ट मिस्ड आउट है, तो एग्रीकल्चर से ऑलमोस्ट 20 मार्क का पेपर आता है। दिस इज ऑल्सो डिसाइडेड। GS4 में अगर हम आएंगे तो एथिक्स में देखोगे तो देयर आर 2 पोर्शन। वन इज द स्टैटिक पार्ट, सेकेंड इज द केस स्टडी पार्ट। इन द केस स्टडी पार्ट देयर आर 6 केस स्टडी, 20 मार्क ईच, 120 मार्क की केस स्टडी आती है। एंड स्टैटिक पार्ट में 13 क्वेश्चन आएंगे, 10 मार्क का हर एक क्वेश्चन रहेगा, तो 130 मार्क का आपका स्टैटिक पार्ट आता है। स्टैटिक पार्ट जो लिखा हुआ है एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, इसका सिलेबस और ज़्यादा डायमेंशन में डिवाइडेड। जब आपको कंप्लीट सिलेबस मिलेगा यहाँ से, या फिर यू कैन डाउनलोड फ्रॉम द UPSC वेबसाइट्स, तो वहाँ से आपको क्लैरिटी मिलती है कि एग्जैक्टली सिलेबस क्या है UPSC का। यहाँ तक सबको क्लियर है? चारों के चारों पेपर 250 मार्क के हैं। हर एक पेपर, इस GS1, 2, 3 में 20 क्वेश्चन आते हैं, GS4 में 19 क्वेश्चन आते हैं। 13 + 6 19 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, 54 क्वेश्चन आते हैं, 2 10 मार्क का, 2 15 मार्क का। ठीक है, अब आते हैं, अब माइंडसेट कैसा चाहिए? जलेबी की तरह उलझा हुआ नहीं चाहिए कि एक साथ में बहुत सारे, मैं SSC भी कर लूँगा, मैं CDS भी कर लूँगा, मैं PCS भी कर लूँगा, मैं UPSC भी कर लूँगा, मैं बैंक भी कर लूँगा, मैं क्लर्क भी लग जाऊँगा। वो नहीं चाहिए। सिंपल माइंडसेट चाहिए। मुझे करना क्या है? डिसाइड द 2 पेपर्स, वन द स्टेट PCS, वन द UPSC, एंड फोकस ऑन दैट। जैसे एग्ज़ाम ने क्लैरिटी दी है आपको, वैसे ही माइंड में क्लैरिटी चाहिए। अगर माइंड में क्लैरिटी नहीं है तो भूल जाओगे पेपर निकलेगा, क्योंकि आप हर मोमेंट पे कुछ अलग सोच रहे होंगे। जब तक क्लैरिटी नहीं है कि मेरा ड्रीम है कि मुझे कंट्री की हाईएस्ट पेड जॉब, हाईएस्ट सर्विसेज पे जाना है, तो तब तक तो आप नहीं कर पाओगे। और वो ड्रीम के लिए क्लैरिटी चाहिए। उठते सोते जागते माइंड में रहना चाहिए कि मेरा एक गोल है। लाइफ में सबका एक गोल होता है। तो आपका इस एज ग्रुप में सबसे बड़ा गोल तो यही है ना, वी कैन बी हैव अ गुड पेइंग जॉब एंड विद द हाई रिस्पेक्ट। 2 ही फॉर्मेट है ना। अगर प्राइवेट जॉब में करते हो तो पैसा तो है, लेकिन जो रिस्पेक्ट आपको IAS, IPS, IRS में मिलेगी वो किसी जॉब में नहीं है। द मोस्ट ऑफ द पीपल आर adopting that because of the respect, because of the power they have. एक पोस्ट पे आने के बाद उसका पूरा डिस्ट्रिक्ट सुनता है। आप प्राइवेट में 20 लाख रुपए महीना भी कमा लो, आपके घर वाले भी ढंग से नहीं सुनते हैं। दैट्स अ लॉजिक। ये है लॉजिक इंडिया में। ठीक है, तो अगर एग्जाम को क्वालिफाई करना है, द क्रिटिकल माइंडसेट इज रिक्वायर्ड। यू हैव अ क्लैरिटी अबाउट इट। व्हाट इज द डिमांड ऑफ एग्जामिनेशन? करना क्या है, कैसे करना है वो हम बताएंगे। करना क्या है, कैसे करना है, बस आपको जो बताया जाएगा वो आपको करके आना होगा। ऐसा नहीं कि आज क्लास लेने आए 15 दिन तक आए नहीं रहे हो। मैं यहाँ पिछले 1.5 महीने से पढ़ा रहा हूँ, हर रोज़ नए चेहरे दिखते हैं। क्यों? कि मैं तो 2 महीने पहले आया था, फिर मेरे कॉलेज के एग्ज़ाम आ गए, मैं प्रिपरेशन करने लगा, मैं घर चला गया, मेरे मामा आ गए। दीज आर द काइंड ऑफ द एक्सक्यूजेज। तो पेपर की तो डेट तो शिफ्ट नहीं हो रही ना। आपके मामा आए, मामी आए, मौसा आए, मौसी आए, क्या वो पेपर की डेट शिफ्ट करा देंगे?
क्या वो आपका टारगेट शिफ्ट कर दे रहे हैं कि मामा आने से मेरा पेपर शिफ्ट हो गया 1 महीना? ऐसे तो रोज़ मैं बुला लूँगा कि 2 साल बाद पेपर हो रहा है, तो वो नहीं चाहिए। रेगुलरिटी इज़ द गेम, डिसिप्लिन इज़ द गेम। और सबसे बड़ी बात बता देता हूँ, मीडियोकर बंदा सबसे ज़्यादा निकालता है। जो 12th क्लास में 60-70% लेके आया वही एग्ज़ाम सबसे ज़्यादा निकाल रहा है। जो 100% वाले 90% वाले बच्चे सबसे कम निकालते हैं। एक तो ओवर कॉन्फिडेंस होता है कि हमने सब निकाला है। इस एग्ज़ाम की डिमांड बिल्कुल अलग है बाकी एग्जामिनेशन से। डिसिप्लिन इज़ रिक्वायर्ड, रेगुलरिटी इज़ रिक्वायर्ड, क्लैरिटी इज़ रिक्वायर्ड, क्या करना है एग्ज़ाम के लिए वो रिक्वायर्ड है। तो 4 चीज़ों के साथ ये एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा, उसके बिना नहीं होगा। नेक्स्ट पे आते हैं। बैटल ऑफ प्लासी याद है आप लोगों को, हिस्ट्री में पढ़ा होगा 1757। बैटल ऑफ प्लासी जब हुआ तो अंग्रेज़ों के पास तो सब कुछ था, एक सेना भी थी, बड़े लोग भी थे, आर्म्स भी थे, आर्मी भी थी, हर चीज़ थी। उसके बाद क्यों हार गए वो लोग? हर चीज़ थी ना उनके पास तो। हाँ, ये आपको दिखाना चाहिए माइंड सेट। अगर पेपर को देख के हथियार पहले से ही डाल दोगे तो पेपर तो नहीं होना भाई। पेपर से लड़ना है तो एक स्ट्रॉन्ग माइंड सेट चाहिए। वही माइंड सेट बैटल ऑफ प्लासी में दिखा था जब फाइट हुई थी ब्रिटिशर के बीच में। ब्रिटिशर का हारने का रीज़न वही था कि दे हैव द गुड माइंड सेट, दे हैव अ कॉन्फिडेंस ऑन देयर कि हम लोग जीत जाएंगे। उसके बेसिस पे उन्होंने फाइट को जीता था। और ये माइंड सेट ही पूरी जर्नी में रिक्वायर्ड है। माइंड सेट के बिना कुछ भी नहीं है। अगर आपका माइंड सेट एक बार डिसाइड हो जाता है कि हमें करना क्या है, उस पर स्टिक रहना पड़ेगा। 4 लोग अलग अलग चीज़ें कहेंगे, क्यों जर्नी में फंसा हुआ है, क्लर्क का पेपर दे लेना, सरकारी नौकरी मिल जाएगी, ग्रुप डी दे ले, ग्रुप बी दे ले। हर कोई अपना एक अलग तरीके की गाइडेंस आपको देगा, क्योंकि इंडिया में फ्री में अवेलेबल है। हर कोई कुछ भी बोल के चला जाता है। वी डोंट नो कि फ्रॉम द विच फेज वी आर गोइंग थ्रू, हमारे क्या ड्रीम है। और जब भी तैयारी करते हो एक साइलेंट वे में करो, किसी को बताओ मत कि हम IAS की तैयारी कर रहे हैं। उससे बड़ा मजाक कोई नहीं होता। किसी के रिलेटिव के घर जाओगे, IAS बन गया बेटा तो हमारा, पापा बोलेंगे मेरा बेटा IAS कर रहा है, तैयारी नहीं बोलेंगे, IAS कर रहा है मेरा बेटा। IAS करने के लिए 2 साल की मेहनत लगेगी। जैसे ही कोचिंग में एडमिशन लेते हो तो घर वाले कहने लगते हैं कि मेरा बेटा या बेटी IAS कर रहे हैं। दिस विल बिल्ड अ सोशल प्रेशर ऑन योर माइंड कि बुआ को क्या जवाब दूंगा, मम्मी पापा को क्या दूंगा, भाई को क्या दूंगा, दोस्त नौकरी कर रहे हैं उनको क्या जवाब दूंगा। ऑलवेज बी साइलेंट, ताकि रिजल्ट बोले कि मैंने करके दिखाया है। नेवर शो ऑफ द थिंग्स की वी आर डूइंग द प्रिपरेशन ऑफ दिस एग्जामिनेशन। ये सबसे बड़ा टॉर्चर होता है इस एग्जामिनेशन में। और जो टॉर्चर होता है वो फैमिली मेम्बर्स की तरफ से सबसे ज़्यादा होता है। फैमिली मेम्बर्स में रिलेटिव्स की तरफ से सबसे ज़्यादा होता है, नेबर्स की तरफ से सबसे ज़्यादा होता है। तो ऑलवेज भी साइलेंट कि हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, शांति से कर रहे हैं। पूछे तो कहते हैं हाँ चल बस चल रहा है, ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। इस तरीके से ट्राई टू इग्नोर द पीपल। जब तक उस तरीके से नहीं आओगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मोबाइल फ़ोन्स थोड़ा सा कम यूज़ करना पड़े, यूज इट, तैयारी में ज़रूरी है, लेकिन इन अ लिमिट वे को यूज़ करना पड़ेगा। कोर्स कंप्लीशन वर्सेस प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। अब एग्ज़ाम में 2 चीज़ें हैं। एक तो हम आपका कोर्स तो कंप्लीट कराएंगे ही, क्या सिर्फ कोर्स कंप्लीशन से पेपर हो जाएगा? क्या ओनली कोर्स कंप्लीशन इज़ द की? कोर्स कंप्लीशन के लिए तो आपको रिकॉर्डेड वीडियो भी मिल जाएंगे, यूट्यूब पे अवेलेबल है, टेलीग्राम में फ्री में कोर्सेज मिल जाते हैं। तो कोर्स कंप्लीशन से तो पेपर नहीं होता है। नीड अ प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। एट व्हाट टाइम किसका प्रिपेयर करना है, क्या स्ट्रेटजी लगेगा। प्रीलिम्स का टाइम है तो किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना है, पेपर को क्वेश्चन को एलिमिनेट्स कैसे करना है। क्वेश्चन पेपर में 100 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें आपको 25 से 30 क्वेश्चन ही एग्जैक्टली आ रहे होते हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। उसके बाद 70 क्वेश्चन को कैसे डील करना है, दैट इज द अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी ऑफ द पेपर। सिमिलरली द राइटिंग स्ट्रेटजी इन द मेंस एग्जामिनेशन। 3-4 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो माइंड से ऊपर जाएंगे, हमने पढ़े नहीं है, उसके बावजूद भी उनको आंसर करना है। हाउ टू डू इट, किस तरीके से करेंगे, दैट इज अबाउट द स्ट्रेटजी इन द एग्जामिनेशन। प्रीलिम्स को पास करने की स्ट्रेटजी 50% इज योर स्टडी। आई एम नॉट डिनाइंग दैट कि पढ़ने से नहीं होगा। 50% जो रोल प्ले करता है वो आपका पढ़ना प्ले करेगा, लेकिन जो बाकी का 50% है दैट इज द स्ट्रेटजी एंड हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर। वो 50% सीखना पड़ेगा, अदरवाइज 50% से आप 50 से 60 नंबर ही ला सकते हो। बाकी 40-50 नंबर आपके आएंगे स्ट्रेटजी से। दैट वी आर गोइंग टू टीच यू हियर। अब आते हैं कि टाइमली कंप्लीशन चाहिए। अगर आपको एक बात बताऊं तो यूपीएससी में 20% सिलेबस से 80% क्वेश्चन आते हैं।
और हम लोग क्या करते हैं, सब पढ़ने की कोशिश करते हैं। दिस इज़ नोन एज पैरेटो प्रिंसिपल। आपकी लाइफ में भी यही प्रिंसिपल इंप्लीमेंट होता है। अगर आप अपनी लाइफ को 1-2 दिन बैठ के एनालाइज करोगे ना, जो कोर एरिया है वो 20% ही होंगे। 20% की एरिया से आपको खुशी मिली होगी, 20% एरिया से आपको कुछ ऐसा डाउन फेज आया होगा, उससे ज़्यादा कोई फैक्टर ही नहीं है आपकी लाइफ में। मीन्स द 20% ऑफ द थिंग इन द लाइफ अफेक्टिंग द 80% ऑफ द थिंग्स। यही फंडा आपके एग्जामिनेशन में भी है कि 20% जो सिलेबस है यूपीएससी का, जो कोर सिलेबस है, वहाँ से 80% क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हमारा पकड़ उस 20% सिलेबस पे सबसे ज़्यादा होना चाहिए, और वो आपको बताया जाएगा कि विद द टाइम फेज। ऐसा नहीं है कि पहले दिन से ही 20% पढ़ना है, 2 बार तो पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, बट आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू बी specific according to the demand of examination. The first is the time to completion, 80 to 20 rules. That is the Pareto principle. Static versus current topic, key concept and references. तो 3 चीज़ें अब रहती हैं। स्टैटिक पार्ट जो आपके एनसीईआरटी बुक्स हैं, जो आपकी रेफरेंस बुक्स हैं। करंट फोकस जो आपका न्यूज़पेपर है। की कंसेप्ट ना तो आपकी बुक्स में है ना आपकी रेफरेंस बुक्स में, जो क्लास में ही कराए जाएंगे जहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। तो आपकी एनसीईआरटी बुक्स, आपके रेफरेंस बुक्स, आपके क्लास के नोट्स प्लस योर करंट अफेयर्स विल प्ले अ की रोल हियर। एलिमेंट ऑफ स्टडी स्ट्रेटजी। अब एलिमेंट, ये सारे के सारे एलिमेंट्स हैं। अगर आप सोचोगे कि सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने से होगा तो नहीं होगा, अगर आप सोचो कि सिर्फ क्लास लेने से होगा तो भी नहीं होगा। एनसीईआरटी, क्लासेस, रेफरेंस बुक, मल्टीपल रिवीजन, 8 से 10 बार रिवीजन चाहिए। दैट इज़ द मिनिमल रिक्वायरमेंट फॉर द एग्जामिनेशन। तो दीज आर द एलिमेंट टू स्टडी द रूल्स। 80 to 20 रूल्स एग्जाम से 2 महीने पहले इंप्लीमेंट होगा कि एग्ज़ाम आता कहाँ से है, और एग्ज़ाम से 2 महीने पहले उसी एरिया पे फोकस किया जाएगा, तभी आपका फोकस करना होता है। अब टू डू सब्जेक्ट कवरेज, क्या क्या कवरेज करना है, ये हमें चारों कवरेज करना होता है जो हमने पहले ही बताया, GS 1 2 3 4। इनमें भी कौन कौन से एरिया ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो ब्लू कलर के एरिया हैं, दीज आर द मोर इंपॉर्टेंट एरिया इन दिस पेपर। अगर GS 1 में देखोगे तो ज्योग्राफी हिस्ट्री से 15 क्वेश्चन आते हैं, तो 75% ऑफ एरिया इज फ्रॉम दीज 2 सब्जेक्ट्स। GS 3 में इन 3 सब्जेक्ट से 16 क्वेश्चन आते हैं, 16 क्वेश्चन इकोनॉमी, साइंस, एनवायरनमेंट से आते हैं। GS 2 में 10 क्वेश्चन पॉलिटी गवर्नेंस से आते हैं, 12 क्वेश्चन पॉलिटी गवर्नेंस से आ जाते हैं। मीन 60% ऑफ पेपर फ्रॉम द वन हेडिंग ऑफ द सिलेबस। तो ये आइडेंटिफिकेशन रिक्वायर्ड है। GS 4 में इसमें केस स्टडी पे आपने पकड़ बना ली तो आपका पेपर हो जाता है। 120 नंबर की केस स्टडी, अगर आप उसमें 70 स्कोर कर लेते हो तो योर पेपर इज डन। बाकी 130 में से 50 नंबर आप ले आओगे। दैट इज रिक्वायरमेंट। अब गोल क्या है आपका, अगर हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं 2025 से और हम जाते हैं 2026 तक, या फिर हम स्टार्ट करते हैं 2025 से और हम जाते हैं 2027 तक। आपका प्रीलिम्स यहाँ पे डिसाइडेड है कि होगा हर साल, मेंस भी यहाँ पे डिसाइडेड है कि अगस्त से सितंबर के मंथ में मेंस होगा। और आप कहाँ पे स्टैंड करते हो, आज जून आ गया, यू आर हियर, आप लोग यहाँ पे, एंड दिस इज़ द पार्ट ऑफ योर जर्नी कि किस तरीके से स्टार्ट होता है। जब जून में आप लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशन, जो लोग 2026 में देना चाह रहे हैं, तो उनके लिए तो आप देखो कि यू आर हैविंग जस्ट द 11 मंथ्स फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। जो भी 2026 में देना चाहता है, जो 27 में देना चाहता है तो 1 साल और ऐड कर लेगा। प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन के बीच में दे आर जस्ट 3 मंथ गैप, मीन्स ऑलमोस्ट 85 to 90 डेज होते हैं। और इसके बाद जब आपका इंटरव्यू होता है, दैट्स इंटरव्यू इज हेल्ड इन द मंथ ऑफ मार्च नेक्स्ट ईयर में होगा, 2026 में। तो आपको प्रिपरेशन अगर आपने आज से स्टार्ट किया है तो उसके टारगेट बेस्ड प्रिपरेशन रहेगा। मीन्स मोस्ट ऑफ द योर सिलेबस विल बी वाइंड अप बाय द फरवरी तक आपका पूरे का पूरा सिलेबस वाइंड अप हो जाएगा। यहाँ पे प्रोग्राम में डिजाइंड अकॉर्डिंगली। जो नेक्स्ट ईयर देना चाहते हैं, जो उससे नेक्स्ट ईयर देना चाहते हैं, दे विल गो थ्रू अ स्लो प्रोसेस। उनके लिए डबल टाइम दिया जाएगा हर चीज़ के लिए। दैट्स अ फरवरी में आपका खत्म होगा, तो वी आर गोइंग टू फोकस स्पेसिफिक ऑन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन फ्रॉम जनवरी टू अप्रैल, कि सिर्फ प्रीलिम्स पे फोकस किया जाएगा। किस तरीके से प्रीलिम्स का करेक्ट करना है, किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, किस तरीके से आप टेस्ट सीरीज लिखोगे। इस फेज में हम सिर्फ प्रीलिम्स पे फोकस करेंगे। जो आपका जून से दिसंबर तक का फेज है, यहाँ पे सिलेबस कंप्लीशन होगा। सिलेबस कंप्लीशन के साथ आंसर राइटिंग प्रोसेस पे फोकस होगा, क्योंकि जो ये टाइमिंग है, ये बहुत कम टाइमिंग है मेंस के प्रिपरेशन करने के लिए। तो इन दिस टाइमिंग ओनली वी आर गोइंग टू हेल्प यू हाउ टू प्रिपेयर फॉर द मेंस एग्जामिनेशन, क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम है।
ये भूलना नहीं है कि प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस दोनों का सेम है, अलग अलग नहीं है, दोनों का सिलेबस सेम है। कुछ एक पार्ट है जो मेंस में आते हैं वो प्रीलिम्स में नहीं आते हैं बस। तो इस टाइम पीरियड में वी आर गोइंग टू फोकस ऑन द मेंस एग्जाम, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। यहाँ पे प्रीलिम्स प्लस मेंस प्लस जनरल स्टडीज़ की जो एनसीईआरटी बुक्स है, रेफरेंस बुक्स है, सबको कवर करेंगे। विद दैट जैसे ही आप प्रीलिम्स देके आओगे 24 मई को, from the 1st of June we are going to start for the mains examination preparation, answer writing process, test series, evaluation, mentorship, everything will be start from here। यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद जब आते हैं, जब आप मेंस एग्जामिनेशन लिख के आओगे सितंबर एंड में, तो ये आपके लिए थोड़ा सा आराम का पीरियड होगा कि अगर आप मेंस अच्छे से लिख के आए तो यू कैन टेक अ ब्रेक ऑफ 15-20 डेज, अगर अच्छे से घूम फिर सकते हो, देन यू कैन स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर द इंटरव्यू। फिर दिसंबर में रिजल्ट आ जाएगा। दिसंबर में रिजल्ट आने के बाद आपके इंटरव्यू शेड्यूल कर दिए जाते हैं फ्रॉम द मंथ ऑफ फेब्रुवरी। मंथ ऑफ फेब्रुवरी से लेके मंथ ऑफ अप्रैल तक आपके इंटरव्यू चलते हैं और मई में आपका फाइनल रिजल्ट आता है। मई में आपका मीन्स दिस प्रोसेस इज फॉर 2 ईयर। अगर आप एक बार पेपर देना तो 2 साल लगेंगे। इस मई से आपने स्टार्ट किया और आपका रिजल्ट कब आ रहा है? 2026 मई के बाद, ठीक है। तो दिस इज द टाइम लाइन बेस्ड करेंगे। इसके बाद यहाँ पे क्या क्या किया हमने, अगर यहाँ पे 26 है, यहाँ पे 25 है, इस एरिया में नवंबर से जनवरी के आपने यहाँ पे कोचिंग कर लिया, आप जस्ट स्टार्ट किया, आपको समझ आनी शुरू हो गई, क्योंकि 2 महीने आपको एग्जाम प्रोसेस को जानने में लगेंगे ही लगेंगे। एक पेज पकड़ने में लगते हैं सब्जेक्ट का कि हाँ क्या क्या चीज़ें हैं, क्या करना है, कैसे करना है। जैसे ही आप 5 महीने तक पढ़ चुके हैं, उसके बाद आपकी कंटेंट में कमांड होना शुरू होगा कि हाँ ज्योग्राफी में कुछ कुछ एरिया जो मेरे स्ट्रॉन्ग है, पॉलिटी में कुछ कुछ एरिया जो मेरे स्ट्रॉन्ग है। दैट विल बी द कंटेंट कमांड हियर, कि आप किस तरीके से पार्टिकुलर एरिया पे कमांड करोगे। अब यहाँ पे आइडेंटिफाई होगा कि मेरा कौन सा एरिया स्ट्रॉन्ग है, कौन सा एरिया वीक है और मुझे कहाँ काम करने की ज़रूरत है। आफ्टर दैट कंटेंट कमांड यू हैव द 4 months बिफोर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। जैसे ही आपकी कंटेंट कमांड यहाँ पे खत्म होगी तो विल स्टार्ट विद द 4 months दैट फॉर द प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन। ये जो 4 महीने का ग्रीन विंडो देख रहे हैं आप, दिस इज फॉर द प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन। एंड आफ्टर द प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन यू आर हैविंग अ 3 month विंडो फॉर द मेंस एग्जामिनेशन एंड एवरीथिंग इज डिजाइन फॉर दैट। तो दिस प्रोसेस रिक्वायर्ड अ मच एफर्ट। जो देखने में इतना आसान लग रहा है, करने में उतना ही टफ है। रेगुलरिटी इज रिक्वायर्ड। अगर आप पढ़ रहे हैं तो डेली पढ़ना, ऐसा नहीं है कि एक दिन 12 घंटे पढ़ा, 3 दिन पढ़ा ही नहीं, वो नहीं चाहिए। 5 घंटा पढ़ो, डेली पढ़ो, 4 पढ़ो, डेली पढ़ो। दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ एग्जामिनेशन। नेक्स्ट पे आते हैं। अब आपने यहाँ पे जीएस की तो बात कर ली, अब ऑप्शनल भी तो लेना होगा ना आपको। क्या बिना ऑप्शनल के पेपर हो जाएगा? ऑप्शनल में 500 मार्क हैं आपके। जैसे ही आपके 2 month होंगे कोचिंग के, तो आपको कुछ एक सब्जेक्ट पसंद आने लगेगा, जहाँ पे आपको इंटरेस्ट आता है सब्जेक्ट्स में, जहाँ पे बोरियत नहीं होती है, जहाँ पे आप उसको लंबे टाइम तक पढ़ सकते हैं, तो वो सब्जेक्ट ऑप्शनल सिलेक्ट किया जाता है। रेदर देन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एनीवन। ये डिसाइड होना चाहिए आपके इंटरेस्ट के बेसिस पे, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, डेप्थ में पढ़ना पड़ता है। और यू कैन चूज द सब्जेक्ट जो आपकी ग्रेजुएशन में रहा है। तो दोनों ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं कि आपने ग्रेजुएशन में कोई सब्जेक्ट किया वो आप ऑप्शनल में ले सकते हैं, या फिर आपने जीएस में से जो भी सब्जेक्ट समझ में आया, इंटरेस्टेड लगा, आप उसको ऑप्शनल में ले सकते हैं। तो वी हैव टू फोकस ऑन जीएस क्लासेस, वी हैव टू फोकस ऑन ऑप्शनल क्लासेस, वी हैव टू फोकस ऑन द करंट अफेयर क्लासेस ऑल्सो। तो हर चीज़ पे फोकस करना पड़ेगा, जीएस पे, ऑप्शनल पे, करंट अफेयर्स पे, टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन। ये जब हो जाएगा तो रिवीजन करना पड़ेगा। जो 4 महीने रहेंगे वो रिवीजन और प्रैक्टिस के रहेंगे। प्रीलिम्स की रिवीजन के, प्रीलिम्स की प्रैक्टिस के, मेंस की रिवीजन के, मेंस की प्रैक्टिस के, एंड दिस विल बी द प्रोसेस डन फ्रॉम आवर साइड। आपकी साइड से करने के लिए आपका एफर्ट उतना ही चाहिएगा जितना हमारा एफर्ट्स है। यू नीड अ सेम काइंड ऑफ द एफर्ट्स। अब आ जाते हैं सब्जेक्ट्स पे। तो एग्ज़ाम की बेसिक जर्नी के बारे में पता लगा क्या है। बोर हो गए हो? 2 साल तक पढ़ना है ऐसे ही, ये तो 20 मिनट ही हुआ अभी। अब आते हैं, जैसे हमने GS1 में बात करी हिस्ट्री के बारे में, ठीक है। हिस्ट्री में जो पोर्शन डिसाइडेड है, दैट पोर्शन इज आर्ट एंड कल्चर। 6th 7th 8th क्लास सबने किया है ना। बुक्स होती थी हिस्ट्री की, जहाँ पे पिक्टोरियल फॉर्मेट में टेम्पल्स दिखाए गए हैं, पिलर्स दिखाए गए, वही पढ़ना है दोबारा से, फिर से वही पढ़ना है। मिडाइवल इंडिया की हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री है, पोस्ट इंडिपेंडेंस है, वर्ल्ड हिस्ट्री है। सो दिस इज द पार्ट ऑफ द हिस्ट्री सिलेबस। तो देखने में लग रहा है कि बड़ा पार्ट है, इससे 6 क्वेश्चन आपके आते हैं।
मेंस एग्जामिनेशन में 6 क्वेश्चन आते हैं। प्रीलिम्स में इस बार इससे क्वेश्चन आए हैं ऑलमोस्ट 18। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में 18 क्वेश्चन मीन 36 मार्क्स का आया है हिस्ट्री इस बार। तो मेजर सब्जेक्ट है, क्वालिफाई करने के लिए पढ़ना भी पड़ेगा। बोर लगता है तो लगेगा, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। इंटरेस्टेड वे में पढ़ाया जाएगा। इट्स विल बी इन अ वे ऑफ स्टोरी लाइन। तो स्टोरी लाइन के अकॉर्डिंग आप पढ़ेंगे तो यू विल गेट एन इंटरेस्ट इन द हिस्ट्री। स्कूल की तरह नहीं होगा कि कोई टीचर आके बोल दे रहा है कि आप चैप्टर पढ़ दो, आपका चैप्टर हो गया, वैसा नहीं है। हर चीज़ के पीछे देयर इज सम रीजन, व्हाई, व्हेन एंड हाउ। हर जो भी टॉपिक पढ़ाया जाएगा उसके पीछे तीनों रीजन रहेंगे, और यही तीनों रीजन आपसे एग्जाम में भी आते हैं। जब रीजन वाइज पढ़ोगे तो आपको ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट आना शुरू हो जाता है सब्जेक्ट्स में। अब देख लेते हैं कि सब्जेक्ट का वेटेज क्या क्या रहा, कि हर सब्जेक्ट से किसने कितने क्वेश्चन आए प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में लास्ट 5 ईयर्स में। क्योंकि ये भी जानना जरूरी है कि यूपीएससी के पैटर्न किस तरीके से चेंज होता है, और जो नंबर्स ऑफ क्वेश्चन अप डाउन्स होते हैं, कितना अप डाउन्स हो सकता है। अगर हम ज्योग्राफी की बात करते हैं, 2019 में 11 क्वेश्चन था, मिनिमल वेटेज आता था। 2023 में 19 क्वेश्चन पे ये आ गया प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। और 2025 में भी ऑलमोस्ट 16 क्वेश्चन, जो मई को पेपर हुआ उसमें ऑलमोस्ट 16 क्वेश्चन आए। एनवायरनमेंट हमेशा ज़्यादा वेटेज रहा, इस साल एनवायरनमेंट से 17 क्वेश्चन आए। यहाँ से 14 क्वेश्चन आए, 17 क्वेश्चन एनवायरनमेंट से आए। पॉलिटी में देखोगे, पॉलिटी में सेम पैटर्न रहता है, ऑलमोस्ट 14 से 15 क्वेश्चन आते हैं। इस बार 14 क्वेश्चन आए हैं पॉलिटी से। इकोनॉमी से 17 क्वेश्चन आए हैं इस बार, एंड एवरेज जो क्वेश्चन इकोनॉमी से रहता है ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चन रहता है आपके प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में। एंशिएंट मिडाइवल एंड कल्चर 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं हर साल, इस बार भी इतने ही आए हैं। साइंस एंड टेक से 11 से 12 क्वेश्चन आते हैं, इस बार भी इतने ही आए हैं, 11 से 12 क्वेश्चन। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से वेटेज बहुत कम हो गया था, देखोगे 4, 2, नेक्स्ट ईयर भी 2 आए, इस साल 8 क्वेश्चन आए। तो देयर कैन बी अ जंप इन अ सिंगल सब्जेक्ट, वो हो सकता है, पॉसिबल है, बट वो एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट में ही मिलेगा, बाकी सब्जेक्ट में सेम वेटेज आपको मिलेगी एग्जाम में। करंट अफेयर्स सबके साथ मिक्स होकर ही आता है। इंडिविजुअल करंट अफेयर्स देखोगे तो प्योर करंट अफेयर की बात करो तो 5 से 6 होता है, बाकी सब्जेक्ट के साथ मिक्स होकर आता है कि कुछ स्टैटिक पार्ट, कुछ करंट अफेयर पार्ट, क्वेश्चन मिक्स होकर आपके आएंगे। देन द IR लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, 6 से 7 क्वेश्चन लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं आपके हर साल, कि जो जो लोकेशन न्यूज़ में रही वर्ल्ड की लोकेशंस वो आपसे पूछी जाती हैं। ठीक है, अब सिलेबस देख के तो लगेगा ये क्या एक ही जन्म का सिलेबस है, एक ही बार में पढ़ना है। कौन जानता है इस पर्सनैलिटी को? कौन है? बता दो यार, कुछ तो करते होंगे ना घर पे। अनुभव सिंह बस्सी। हाँ, तो बोलने में क्या जा रहा है ना, अनुभव सिंह बस्सी, हर कोई देखता है स्टैंड अप कॉमेडी। तो ये बंदा यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था, 2 साल तक करी है, प्रीलिम्स नहीं निकला। कि आइडेंटिफाई कि मुझे कहाँ पर काम करना चाहिए, और आज के टाइम में ही इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट नेम इन द स्टैंड अप कॉमेडी। माइंडसेट कि मुझे करना क्या है और कैसे करना है। मुझे करना क्या है, यूपीएससी के लिए तो ये भी आया था, 2 साल में समझ आ गया कि नहीं हो रहा मेरे से, तो ही क्विट एंड स्टार्ट द स्टैंड अप कॉमेडी। अगर सिलेबस देखोगे तो लगता है कि एक जन्म में करना है कि कुछ करना है, तो सिलेबस है इतना वास्ट सिलेबस है, लेकिन उसको वी आर गोइंग टू डू कंसोलिडेट कि 20% से 80% क्वेश्चन आते हैं तो हम उसको कंसोलिडेट करेंगे, और इसको एक स्ट्रेटजी होती है पढ़ने की, किस तरीके से हम इसको पढ़ेंगे, कहाँ पे फोकस करेंगे। सबसे अच्छी बात है कि एवरीथिंग इज लिस्टेड बाय द एग्जामिनेशन, हर चीज़ को लिस्ट किया गया कि आपको ये पढ़ना है। रैंडम नहीं है कि आपको कुछ भी पूछा जाएगा तो इसी सिलेबस से ही पूछा जाएगा। 12th क्लास में जब आप पढ़ते थे तो एक बुक होती थी कि बुक से ही क्वेश्चन आएंगे, अब यहाँ पे 4 बुक है, बस वही फ़र्क है, वहाँ 1 थी, यहाँ पे 4 है, उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर एवरेज देखोगे, ये कट ऑफ है। एसए में 112, 250 में से 112 मार्क्स के आसपास एवरेज आता है। GS1 में 250 में से 90 मार्क के आसपास एवरेज आता है। GS3 में 111 के आसपास एवरेज आता है, GS3 में 90 आता है, और GS4 में 116 के आसपास एवरेज आता है। तो अगर आप देखोगे तो ये एवरेज मार्क हैं मेंस एग्जामिनेशन के। तो आप देखो कि हर एक सब्जेक्ट में 50% भी नहीं है, किसी भी सब्जेक्ट में 50% मार्क्स नहीं है। 250 का पेपर होता है हर कोई, तो 125 मार्क के किसी भी सब्जेक्ट में है नहीं है। पीटी इज़ द पर्सनैलिटी टेस्ट, ये आपके इंटरव्यू के मार्क्स हैं। इंटरव्यू के मार्क्स आपके एवरेज 174 है। तो अगर एग्ज़ाम देखोगे, अगर एग्ज़ाम टफ है तो कट ऑफ भी तो कम है ना, तो इससे क्या पता लगता है सब नहीं पढ़ने का।
लिमिटेड पढ़ना है, मल्टीपल टाइम पढ़ना है, ताकि वी कैन कम टू द दिस कैटेगरी। इतना ही चाहिए मुझे, 250 में से 200 नहीं चाहिए मुझे, 250 में से 115 ही चाहिए। यही कट ऑफ जाता है और इतना ही आपको स्कोर करना होता है। अगेन द स्ट्रेटजी, 20% क्वेश्चंस फ्रॉम द 80% ऑफ सिलेबस एंड द 80% क्वेश्चन फ्रॉम द 20% ऑफ सिलेबस। ये सिलेबस है आपका, ये क्वेश्चंस हैं, इस एरिया से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो 20% एरिया से 80% क्वेश्चन आना बहुत बड़ी बात होती है। अब वो 20% एरिया को आइडेंटिफाई करना ही मेन मोटो होता है। अगर आप कोचिंग ज्वाइन कर रहे हैं तो वो काम आपके टीचर का है, आपको बताएगा कि कहाँ से क्या आ रहा है, कैसे आ रहा है, ताकि आपके प्रोसेस को सिंपल किया जाए और जो आपको कराया जाए आप उसे ही करें और आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए। दिस विल बी इन द हैंड ऑफ योर टीचर्स। अब आ जाते हैं कि किस किस एरिया में डिवाइड किया गया। PYQ देखोगे तो ये एरिया मेंस का एरिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 टॉपिक्स, 8 टॉपिक से 80% क्वेश्चंस आए हैं। और लिस्टेड टॉपिक कितने हैं? मोर देन 25। लिस्टेड टॉपिक इन द यूपीएससी सिलेबस है मोर देन 25 इन द हिस्ट्री, एंड फ्रॉम दीज 8 टॉपिक 80% क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा इन द लास्ट 10 ईयर्स। 2014 में सिलेबस चेंज हुआ था, उसके बाद जो क्वेश्चन पूछे 20% सिलेबस से ही पूछे और 80% क्वेश्चन इन 8 टॉपिक से ही आपके आए हैं इन द हिस्ट्री पार्ट। अब आ जाते हैं पॉलिटी पार्ट पे। ये क्या है? नया वाला है ना। अब ये सिलेबस है आपका GS2 का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस। तो यहाँ पे भी हर वर्ड डिफाइंड है कि आपका क्वेश्चन जो आएगा इसी सिलेबस से आएगा। एवरीथिंग इज डिफाइंड। तो आपको विद इन नेक्स्ट 15 डेज ये याद हो जाना चाहिए, तभी तो आप वही पढ़ पाओगे ना। अगर आपको सिलेबस याद है, अगर सिलेबस ही नहीं पता तो कुछ भी पढ़ रहे हो। तो सिलेबस हर एक GS का याद हो जाना चाहिए, आपको सिलेबस मिल जाएगा। तो ये सिलेबस आपको पता होना चाहिए। अब ये वेटेज है, ये आपको हम लोग कराएंगे कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। ये 2 एरिया, ये वाला एरिया पार्लियामेंट वाला एरिया, पंचायती राज वाला एरिया, जुडिशरी वाला एरिया। 70% क्वेश्चन फ्रॉम दीज 4 एरिया। पॉलिटी में आते हैं 14-15 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। पार्लियामेंट से हर बार 5 से 6 क्वेश्चन आ रहे हैं। पंचायती राज से 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। जुडिशरी से 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन, स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी बॉडी से 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर 15 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन 4 जगह से आने तो मैं पहले 4 जगह को स्ट्रॉन्ग करूँगा ना, कि रेदर देन कि मैं 20 की 20 पढ़ लूँ। लेकिन ये काम कब होगा? प्रीलिम से 3 महीना पहले। उससे पहले सब समझना पड़ेगा, क्योंकि एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड। हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है, तो हर चीज़ को पढ़ना पड़ेगा पहले। उसके बाद जो स्पेसिफिक मोड आएगा, दैट इज 3 मंथ बिफोर प्रीलिम्स, कि अभी यहाँ से क्या पढ़ना है, यहाँ से क्या पढ़ना है, ताकि आप एग्जाम ओरिएंटेड पैटर्न में जाओ। अगर आप देखोगे सेपरेशन ऑफ पावर कम क्वेश्चन है, DPSP से कम क्वेश्चन है, फेडरलिज्म से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अमेंडमेंट राइट से कम क्वेश्चन है, इलेक्शन से क्वेश्चन आते हैं अगर इलेक्शन ईयर होता है तो। वैसे रैंडम एक क्वेश्चन से ज़्यादा इलेक्शन से नहीं आता है। स्टेट लेजिस्लेचर से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, एक आध क्वेश्चन कभी कभार आ गया तो आ गया। अदरवाइज द 4 to 5 क्वेश्चन से आपके मोर देन 10 to 11 क्वेश्चन आ जाते हैं इन द यूपीएससी एग्जामिनेशन, एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ द पॉलिटी। इसी तरीके से आपको सब सब्जेक्ट्स का कराया जाएगा कि किस सब्जेक्ट्स में क्या पे कहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन है। ये मेंस के क्वेश्चंस हैं यूपीएससी के, देखोगे सिमिलरली यहाँ पे भी मेंस के क्वेश्चन में, प्रीलिम्स के क्वेश्चन में थीमेटिक सेम है, थीम सेम रहते हैं। जहाँ से प्रीलिम्स के क्वेश्चंस आएंगे वहाँ से ही मेंस के क्वेश्चन आएंगे। अगर पार्लियामेंट प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है तो मेंस के लिए भी वही टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वहाँ से ही मेंस के क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। अगर पार्लियामेंट से क्वेश्चन पूछा गया मनी बिल में प्रीलिम्स में, तो वहाँ पर कंपेरिजन पूछ लिया जाता है राज्यसभा और लोकसभा के बारे में। तो वो लिंकेज है दोनों में, किस किस बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं आपके। क्या आपसे हो पाएगा? किस किस को लगता है वो लोग कर लेंगे? बाकी अभी से कॉन्फिडेंस लो है तो भाई फिर रहने दो, छोड़ दो यार। अगर अभी से लगता है ना कि डोंट एंटर इनटू द प्रोसेस, एंड इट्स अ हार्श रियलिटी। अगर अंडर कॉन्फिडेंस है तो डोंट एंटर इनटू द प्रोसेस, ऑलवेज हैव अ कॉन्फिडेंट। बाहर घूमने फिरने जाते हो दोस्तों के साथ, कितना कॉन्फिडेंस के साथ जाते हो? कूदते हुए जाते हो कि नहीं जाते हो? तो लाइफ में कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है, ओवर नहीं होना चाहिए, बस कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ हम कर लेंगे। अगर हमेशा ये बना रहेगा कि हाँ हम कर लेंगे, लेट्स गिव अ ट्राई तो दो ना, कम से कम 5 साल बाद ये ना हो गया मैं उस दिन कोचिंग क्लास में गया था ओरिएंटेशन में, मुझे कर लेना चाहिए था। वो जो गिल्ट आता है ना वो ज़िंदगी भर हॉन्ट करेगा।
अगर प्रोसेस में एंटर करना है तो कॉन्फिडेंटली एंटर करो और एक बार अपना 100% दे दो, बस्सी की तरह 2 साल में 100% दिया, नहीं हो तो छोड़ दिया। उसमें कभी भी फिर लाइफ में ये क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा कि मैंने वो रास्ता क्यों नहीं चुना, मैंने वो वे क्यों नहीं लिया, क्यों मैं उस ऑप्शन पे नहीं गया जब मेरे पास वो रास्ता था। तो वो चीज़ कभी नहीं हॉन्ट करेगी। तो अगर कुछ भी करते हो लाइफ में, कुछ भी करते हो, ऑलवेज विद डू विद द 100% ऑफ योर एफर्ट्स। आधा एफर्ट्स नहीं देना होता, हाफ हार्टली जाओगे तो कभी नहीं होगा। इकोनॉमी पे आ जाते हैं। इकोनॉमी आपका मेजर पोर्शन है। तो इम्पोर्टेंट क्या है यूपीएससी का इकोनॉमी में? अगर आप इकोनॉमी में देखोगे तो प्रीलिम्स में 20 क्वेश्चन आते हैं आपके, और मेंस में ऑलमोस्ट 12 क्वेश्चन आते हैं। इकोनॉमी प्लस एग्रीकल्चर मिला के 12 क्वेश्चन मेंस में आते हैं और 20 क्वेश्चन प्रीलिम्स में आते हैं। 20 क्वेश्चन मीन्स 40 मार्क्स का आपका प्रीलिम्स में आएगा और 12 क्वेश्चन मीन्स ऑलमोस्ट 130 मार्क्स का आपका मेंस में आएगा। तो इट्स अ मेजर सब्जेक्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। जब हम बात करते हैं जीडीपी की बात करते हैं, टैक्स की बात करते हैं, प्रधानमंत्री की डिफरेंट स्कीम्स के बारे में बात करते हैं, बजट की बात करते हैं, तो सारे का सारा इसी में आता है। तो कैसे कंट्री का इकोनॉमी काम करता है, तो इकोनॉमी में हम ये समझेंगे। इकोनॉमी मैं ही पढ़ाता हूँ यहाँ पे, तो आपको मज़ा आएगा पढ़ने में। कंसेप्ट्स क्या हैं, एग्रीकल्चर्स में क्या है, लेकिन न्यूज़पेपर प्ले अ ह्यूज रोल इन द इकोनॉमी, क्योंकि डेली अपडेट्स चाहिए, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले पॉवर्टी पे रिपोर्ट आया था इंडिया का कि इंडिया ने 279 मिलियंस लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकाला इन द लास्ट 10 ईयर्स। तो इस तरीके के रिपोर्ट्स आपके सिलेबस में ऐड हो जाते हैं, तो उन पे हमें अपडेट रखना पड़ता है किस तरीके से क्या क्या चीज़ें न्यूज़पेपर से रिक्वायर्ड हैं फॉर योर एग्जामिनेशन। अब इकोनॉमी का परसेंटेज देख लो। परसेंटेज ऑफ स्टैटिक थीम, इकोनॉमी वर्सेज प्रीलिम। जो स्टैटिक पार्ट है यूपीएससी का, कि 2017 और 16 में स्टैटिक पार्ट कम होना शुरू हो गया था, लेकिन फिर से अगर आप देखोगे 22-23 में फिर से स्टैटिक पार्ट से क्वेश्चन बढ़े, और 2024 में देखोगे तो स्टैटिक पार्ट से ऑलमोस्ट 60% ऑफ क्वेश्चन आ गए। 60% ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम योर स्टैटिक पार्ट मीन्स जो आपकी बुक्स हैं वहाँ से 60% क्वेश्चन आएगा, और 40% जो क्वेश्चन आएगा आपके करंट पार्ट से आएगा। तो करंट अफेयर्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमी पार्ट। इकोनॉमी में आपका, क्योंकि इकोनॉमी हमारा कंटिन्यूस प्रोसेस है, जैसे जैसे चेंज होगा इकोनॉमी में वैसे वैसे आपके सिलेबस में ऐड होता है, और वो हमें डेली बेसिस पे अपडेट करना होता है सिलेबस के बारे में। इन्फ्लेशन पढ़ते हो आप लोग, देखते हो महंगाई हो रही है। किस चीज़ को पता है कि किस क्या क्या चीज़ें महंगी हुई है? घर का राशन खरीदता है कोई? कोई नहीं खरीदता आप लोग में से। मम्मी पापा भी डाल रखा है सब। फ़ोन तो खरीदा होगा खुद से? फ़ोन भी नहीं खरीदा। किस किस ने फ़ोन खुद से खरीदा? फ्लिपकार्ट अमेजन से कुछ तो खरीदा होगा। प्राइस कंपेयर करते हो कि 2 साल पहले क्या प्राइस था, अभी क्या प्राइस है, डिफरेंसेस हैं। दूध खरीदते होंगे घर पे, मिल्क तो लेके आते होंगे कभी कभार। 2 साल पहले वही मिल्क 55 रुपये लीटर, 55 रुपये लीटर था, जो 70 रुपये लीटर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जो ये डिफरेंस है प्राइस में, उस पर इन्फ्लेशन बोलते हैं। उसी के बारे में क्वेश्चन है। आपका गोल है कि आप यहाँ पे फ़ोटो खिंचाएं हमारे प्रेसिडेंट के साथ, ना कि आप पीएचडी करते हुए मिले कि मुझे सब आना चाहिए। और हमारे पढ़ाने का भी वो गोल नहीं रहेगा कि आपको सब आए। हमारा मेन गोल रहेगा कि आप लोग क्वालिफाई करें, क्योंकि वी हैव टू सेट अ लिमिट फॉर एवरी सब्जेक्ट्स, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट बहुत वाइड है। आप उसमें कितना भी पढ़ सकते हैं, वो कितना भी नहीं पढ़ना है। वी हैव अ सेट टू ए लिमिट कि हमें कितना पढ़ना है जिससे हमारा एग्जाम क्वालिफाई हो जाए, कि हमें पीएचडी नहीं चाहिए। पीएचडी वाले फिर ग्रुप डी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। रेलवे में 10,000 जॉब्स निकले हैं। मोर देन 2 करोड़ पीपल अप्लाइड। आउट ऑफ दो 2 करोड़ पीपल, मोर देन 5 लाख वर द पीएचडी। अगर आप अपनी ज़िंदगी के 30 साल पढ़ाई में देने के बाद एक पीएन की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उससे गलत बात क्या हो सकती है? ठीक है, तो ऑलवेज हैव अ गुड माइंड सेट कि हम करेंगे, हम करके दिखाएंगे। नेक्स्ट पे आते हैं। सिलेबस क्या है? सिलेबस हम डिटेल में जानेंगे कि एग्जैक्टली सिलेबस है क्या क्या। वेटेज देखते हैं अब एनवायरनमेंट के क्वेश्चन का। एनवायरनमेंट एक मेजर पार्ट आता है। तो 2023 में 17 क्वेश्चन आए हैं, 2024 में 20 क्वेश्चन आए हैं, 2025 में 17 क्वेश्चन आए हैं एनवायरनमेंट से। तो एनवायरनमेंट का आपका सिलेबस डिफाइंड है, लेकिन उसके लिए कोई सोर्स नहीं है। अगर मैं बता दूँ कि ये बुक पढ़ लेना, वो नहीं है। उसके लिए आपको करंट अफेयर्स और क्लासेस पर डिपेंडेंट होना पड़ता है। अगर मेंस एग्जामिनेशन में देखोगे 3 क्वेश्चन आते हैं, ऑलमोस्ट 40 मार्क्स का आता है। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में 35 से 40 मार्क्स का आता है। तो मेजर सब्जेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन।
बट मेंस एग्जामिनेशन के लिए 40 मार्क का आता है, वो करंट अफेयर से क्वेश्चन हो जाते हैं। तो इसके सोर्स के लिए आपको यहाँ पे कंप्लीटली डिपेंडेंट रहना है, प्लस करंट अफेयर्स पे डिपेंडेंट रहना है। स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्वेश्चन रिलेटेड सेम थीम, हर साल सेम थीम रिपीट होता है। अगर पोल्यूशन एक थीम है तो हर साल क्वेश्चन पोल्यूशन पे पूछा गया है। अगर एयर पोल्यूशन थीम है, अभी देखोगे दिसंबर में दिल्ली के एरिया में पोल्यूशन बढ़ना शुरू होगा, उस पर 5 बार क्वेश्चन आया है, 5 बार सेम थीम पे क्वेश्चन फ्रॉम इम्पोर्टेंट PYQ से आता है। तो कॉमन सेंस के थ्रू आप उसको एनालाइज करना होता है कि हमें कौन सा थीम पे फोकस करना है, कौन से थीम को छोड़ना है, जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। ये रिपीटेड क्वेश्चन देखोगे, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 2020 में पूछा गया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 2017 में भी पूछा गया, सेम क्वेश्चन। तो यूपीएससी में रिपीट होता है। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में मोर देन 20% रिपीट है, 20% से ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होते हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। बस देखने का नज़रिया होना चाहिए कि कौन सा रिपीट हुआ, कब हुआ है, वो आपको मैं कराऊंगा। क्वेश्चन ऑप्शन फ्रॉम द PYQ, कावेरी बेसिन, सत्यमंगला टाइगर रिजर्व्स के बारे में पूछा गया। तो यहाँ पे भी अगर देखोगे ऑप्शंस दोनों टाइम पे देयर इज अ सेम काइंड ऑफ द ऑप्शंस जो पूछे गए हैं। क्वेश्चन का थीम में भी अलग है, लेकिन टाइप ऑफ द क्वेश्चन एंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन इज द सेम। तो उसके बारे में सेम चीज़ें हैं। अब कॉमन सेंस वर्सेस लॉजिक, अब ये क्वेश्चन आया है आपका एनवायरनमेंट में। यहाँ पे पूछा गया सम मशरूम है मेडिसिनल प्रॉपर्टी, सम मशरूम है साइको एक्टिव प्रॉपर्टी, सम मशरूम है इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी, सम मशरूम है बायोलेमिनेसेंट। अब इतनी वैरायटी है मशरूम्स की, आप कौन से वाला खाते हो? वाइट वाला खाया है, वही मिलता है अपने यहाँ तो लोकल में। जो सेलिब्रिटी होते हैं वो गुच्ची मशरूम खाते हैं, वो बहुत महंगा होता है। हमारे प्रधानमंत्री भी आजकल वही खा रहे हैं। अब हर एक लाइन के पीछे सम है, आगे सम है, मतलब लाखों वैरायटी में तो एक वैरायटी तो ऐसी हो सकती होगी ना कि जिसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, क्या नहीं हो सकती? जिसमें साइको एक्टिव प्रॉपर्टीज को मेडिसिन में यूज किया जा सकता हो सकता है ना। तो ये आपको एब्सोल्यूट तो नहीं कह रहा कि होती ही है, कुछ हो सकती हैं भाई। अब मैं तो रिसर्च साइंटिस्ट नहीं हूँ कि मैं सब देख के बैठूंगा। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन में सारे ऑप्शन सही होते हैं, ऑल 4। सम मशरूम, सम मशरूम, सम मशरूम, सम मशरूम। नहीं भी आता है तो ऑल द 4 विल बी द आंसर। दिस इज द कॉमन सेंस। ये पढ़ाई से नहीं आता, ये सोल्व करने के तरीके से आएगा। क्योंकि मशरूम में पढ़ाएंगे तो एक नॉर्मल अब फंजाई के बारे में आपको पढ़ा देंगे, वैरायटी क्या उसके बारे में पढ़ा देंगे, लेकिन इतनी सारी वैरायटी कहाँ से आएगा? तो पूरे साल भर मशरूम ही पढ़ना पड़ेगा फिर तो ये कॉमन सेंस के क्वेश्चन होते हैं कि जब भी आपको इस तरीके के कॉन्टेक्स्ट मिलते हैं तो एवरी आंसर विल बी द राइट। अब इसमें देख लो सेम क्वेश्चन, ये 2019 में आया था, सेम 23 में आया। यहाँ पे मशरूम को स्पीशीज से बदला बस। सम स्पीशीज आर हर्बीवोर, सम फिश आर हर्बीवोरस, सम स्पीशीज ऑफ मैरीन एनिमल्स आर हर्बीवोरस, सम स्पीशीज ऑफ स्नेक्स आर विविपेरस। यहाँ पे भी अगेन वही यूज है, सम 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 सम। हो सकते हैं कुछ, एक मछली ऐसा भी तो हो सकता है ना भाई, हर्बीवोरस है, शाकाहारी हो सकती है ना। तो आंसर विल बी द D 1 2 3 एंड 4। तो ये कॉमन सेंस के क्वेश्चन भी आते हैं और इस तरीके के क्वेश्चन ऑलमोस्ट 10 से 12 रहते हैं आपके पेपर में, जो कॉमन सेंस से आपको सोल्व करना होता है। और ये कॉमन सेंस के क्वेश्चन आपके मार्क बढ़ाते हैं। मीन्स एग्जाम के टाइम पे आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। पेपर का लेवल कैसा भी है, ये क्वेश्चन आते हैं, इस साल भी आए हैं। अब आ जाते हैं CSET के बारे में, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, जो आपका GS में पेपर 2 होता है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में, जो सिर्फ पासिंग मार्क्स है कि 67 मार्क्स। सुनने में लग रहा होगा आसान कि आ जाएंगे आसानी से 67। आज के टाइम में GS से टफ पेपर है CSET का, और एलिमिनेशन का रीजन सबसे बड़ा CSET हो गया है। और जो कट ऑफ आप देख रहे हो ना कम गई है GS की, उसका रीजन कुछ और नहीं है, ये पेपर है। हाँ, तो CSET का पेपर का जो है ये सबसे टफ हो गया है, और कट ऑफ होने का रीज़न यही है। अगर मैं आपको कट ऑफ बताऊँ ना, 2016 में UPSC के पेपर का कट ऑफ 117 था, GS का कट ऑफ 117 था, जो अभी 80 पे आ गया, ओनली बिकॉज ऑफ द CSET पेपर। CSET का लेवल दे आर इंक्रीजिंग कॉन्टिन्यूसली। द रीजन बीइंग, सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि वो दे वांट टू एलिमिनेट द रिजर्वेशन। उनका मेन फंड है कि रिजर्वेशन को एलिमिनेट करना है। अगर आप देखोगे तो GS में हर कैटेगरी के लिए अलग कट ऑफ है। जनरल के लिए अलग है, OBC के लिए अलग है, EWS के लिए अलग है, SC के लिए अलग है, ST के लिए अलग है, PWD के लिए अलग। क्या CSET में ऐसा कुछ है? क्या CSET में कैटेगरी कट ऑफ आती है? नहीं आती ना, बस 67 लाने हैं। यहाँ तो आप कैटेगरी का फ़ायदा उठा लोगे, यहाँ कैसे उठाओगे?
समझ आ रहा फंडा कैसे एलिमिनेशन किया जा रहा है रिजर्वेशन को, कि पेपर का लेवल इतना स्टैंडर्डाइज किया जाएगा कि आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही अगर आपको क्वालिफाई करना है। तो वो रिजर्वेशन सी सेट में नहीं है, तो इसकी वजह से कैटेगरी एलिमिनेशन है कि हर किसी को फेयर चांस मिले, जो पढ़ता है वही क्वालिफाई करे। ये इस एग्ज़ाम का मेन फंडा है कि सब बराबर हैं, सबको एक चांस मिलना चाहिए, जो क्वालिफाई करेगा वही पास होगा। ये इस एग्जामिनेशन का मेन फंडा है। अब ये मेरे कुछ दोस्तों की मार्कशीट है, क्योंकि ऐसे मार्कशीट मिलती नहीं है यूपीएससी की, जो आपके जान पहचान वाले दोस्त होते हैं वही आपको दे सकते हैं। हर कोई बंदा देखोगे जीएस में कट ऑफ उसकी कम से कम 20 नंबर ज़्यादा है। जो जीएस की कट ऑफ गई है उसमें 20 नंबर ज़्यादा है, 107 कट ऑफ है। ये 2023 का पेपर है जहाँ 78 मार्क कट ऑफ गया था, 78 जीएस में गया था। 102 मार्क है, 109 मार्क है, 92 मार्क है। अब सी सेट देखो, 1 मार्क से मिस किया, सिर्फ 1 मार्क से, 2 मार्क से मिस किया, 2 मार्क से मिस किया, 20 मार्क से मिस किया। तो अब हम क्या इनको कह सकते हैं कि इनको नॉलेज नहीं है या ये पढ़े नहीं थे? ऐसा तो नहीं कह सकते ना। सी सेट को सीरियस नहीं लिया। अगर सी सेट को सीरियस नहीं लिया तो सी सेट ने भी उनको सीरियस नहीं लिया कि आप पढ़े हो तो ठीक है, ये तो क्वालिफाई करके आपको एंट्री तभी मिलेगी जब आप मुझे पास करोगे। ये सी सेट का फंडा है। और 2024-25 का पेपर आज तक का सबसे टफेस्ट सी सेट पेपर था। 2025 का सी सेट का पेपर वॉज टफेस्ट पेपर इन द यूपीएससी हिस्ट्री। इससे पहले 2023 का आया था और 25 का लेवल 23 से भी बहुत ज़्यादा अच्छा आया है, टफर साइड में आया। कट ऑफ देख रहे हो, 98 से स्टार्ट हुआ 2019 में, 2023 में 75 पे आ गया था यही कट ऑफ, और 2024 में दिस वॉज नियर टू द 82, दिस वॉज नियर टू द 82। इस बार भी ऑलमोस्ट इतना ही है, 2025 में भी ऑलमोस्ट इतना ही कट ऑफ गया। अभी मैं जो कैटेगरी वाइज कट ऑफ की बात कर रहा था वो देख लो। ये जनरल कैटेगरी है, ये ओबीसी कैटेगरी है, एसटी कैटेगरी एंड एससी कैटेगरी। अगर जनरल कैटेगरी को 75 मार्क्स लाने थे 2023 में, ओबीसी और जनरल कैटेगरी में आजकल कोई फ़र्क नहीं है, उनमें तो 1 मार्क का ही फ़र्क रहता है, 1 मार्क या हाफ मार्क का फ़र्क होता है। बाकी जो दूसरी कैटेगरीज हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, 47, 200 में से 47 मार्क्स लाना था बस, एंड 200 में से 50 मार्क्स लेके आना था इन द जीएस। ये 2023 का डेटा है, ये 2022 का है, ये 21 का है, ये 20 का है। These are data of the 2021 to 2024. सी सेट में 3 चीज़ें आती हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, 26 से 30 क्वेश्चन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के आएंगे। लॉजिकल रीजनिंग 18 से 20 क्वेश्चन आएंगे। और क्वांट, जिसको मैथ्स बोला जाता है, वो क्वेश्चन 30 से 32 क्वेश्चन आएंगे। अब सी सेट जो आपका सब्जेक्ट है वो आपका सिलेक्शन का एक बड़ा क्राइटेरिया बन गया है। नॉट ओनली द सिलेक्शन बट ऑल्सो द क्वेश्चन सिलेक्शन। अब इसमें 80 से 80 क्वेश्चन पढ़ने भी नहीं है आपको वो 40 क्वेश्चन सिलेक्ट करने हैं पेपर से जो आपको आते हैं। अब आप अगर 80 क्वेश्चन पढ़ने बैठोगे तो आपका टाइम ही चला गया। तो यहाँ पे स्ट्रेटेजिकली करना पड़ता है इस पेपर को कि जो मुझे 80 में से 15 से 20 क्वेश्चन बहुत अच्छे से आते हैं, मैं उनको क्यों ना पहले 15-20 मिनट में कर लूँ, ताकि मैं कॉन्फिडेंस फील करूँ कि 27 में से 20 तो मेरे हो चुके हैं। 80 में से 20 तो आते ही होंगे ना सबको, ऐसा तो नहीं है कि 80 में से 20 भी नहीं आएंगे। तो पहले हाफ एन आवर में वही गेम होता है कि मुझे 20 क्वेश्चन आइडेंटिफाई करके फिर करने हैं। तो उसके बाद मेरे पास 90 मिनट्स बचते हैं। पहले हाफ एन आवर में करने के बाद आई लेफ्ट विद द 90 मिनट्स। जब 90 मिनट्स मेरे पास बचेंगे तो उन 90 मिनट्स में मुझे 20 क्वेश्चन ही तो करने और एक्स्ट्रा। तो हर क्वेश्चन के लिए 4 मिनट में अच्छे से सोल्व करके करूँगा। 40 में से अगर 80% भी एक्यूरेसी है, 32 सही हो जाएंगे, नेट करेक्ट 29 हो जाएंगे, 27 कट ऑफ जाती हैं। तो अगर हर क्वेश्चन पढ़ोगे, हर क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करोगे, पेपर कभी क्वालिफाई नहीं होगा। तो सी सेट इज द गेम ऑफ क्वेश्चन सिलेक्शन एंड ऑल्सो योर एग्जामिनेशन सिलेक्शन। ये पेपर है ही नहीं मुझे सब करना है। आप अपनी ईगो पे लेके एक क्वेश्चन पे 10 मिनट स्पेंड करते हो, क्या उस क्वेश्चन के 15 नंबर हैं? हर क्वेश्चन 2.5 मार्क का ही है। जिस क्वेश्चन पे आपने 15 मिनट लगा दिए, क्या उसको करने से आपको 15-20 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे? नहीं मिलेगा ना, उसमें भी 2.5 नंबर ही मिलेगा। छोड़ के आगे बढ़ जाओ ना। अगर 1 मिनट में कोई क्वेश्चन क्लिक नहीं कर रहा, लीव इट एंड मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। जो तुरंत क्लिक करे उसको सोल्व करो पहले, बाद में टाइम मिलेगा ना 90 मिनट, फिर टाइम देना।
अगर पहले हाफ एन आवर में टाइम स्पेंड कर दिया और आधे घंटे में 2 क्वेश्चन सोल्व करके बैठे हो, तो साइकोलॉजिकल प्रेशर विल किल यू इन द एग्जामिनेशन। एंड दिस इज द साइकोलॉजिकल प्रेशर जो बच्चों को फेल कराता है सी सेट में। ये ओनली एग्जामिनेशन का लेवल नहीं, जब पेपर देते हो 25 मई को गर्मी होती है 47 से 48 डिग्री, 11:30 बजे से लेके 2:30 बजे तक बाहर निकाल देते हैं स्कूल से, और जिस एरिया में सेंटर होते हैं आसपास कुछ होता भी नहीं है, ना खाने पीने का होता, ना पानी मिलता, कुछ नहीं, भटकते रहो आसपास, ड्रेन हो जाओगे। पहला पेपर दे के निकले हो, आइडिया नहीं है कैसा पेपर हुआ, जनरली नहीं होता है आइडिया, क्योंकि पेपर का लेवल इस तरीके से डिसाइडेड है कितने मार्क्स आएंगे कितने नहीं। इसके बाद 1-2 मिल जाएगा कि डिस्कस कर लेते हैं पेपर को, और मेंटल स्ट्रेस क्रिएट होगा। एग्ज़ाम का प्रेशर, पहले पेपर का 3 घंटे का एनवायरनमेंट का क्रिटिकल प्रेशर, इतनी गर्मी है, उसके बाद 2:30 बजे पेपर देने बैठ रहे हो, इतनी गर्म हवा पंखा दे रहा है, ऑटोमेटिकली माइंड काम नहीं करता है। द साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट्स, द एनवायरमेंटल प्रेशर रहता है जो आपके ऊपर। उसके बाद मुझे सोल्व करना है, ऐसा भी नहीं कि मुझे आंसर देख के बताना है, क्वेश्चन को सोल्व करना है उसके बाद मुझे। तो कंडीशंस डिजाइन इस तरीके से की गई हैं कि आपको हर चीज़ को लेके चलना पड़ेगा, तब आपका ये पेपर क्वालिफाई होगा। तो सी सेट मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ, ये एक तरीका रहता है जो मैं आपको क्लास में बताऊँगा किस तरीके से पेपर को अटैम्प्ट करना चाहिए। नेवर गो सिक्वेंशली, 1 से 80 नहीं जाना, कभी जो भी मन आए वो क्वेश्चन करो जो आपको आता है। इधर टुक 48, 72, 63, 13, जो भी नंबर आपको आता है वो करो, क्योंकि हर किसी क्वेश्चन का सेम मार्क है। नेवर डू सारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में एक ही बार में करूँगा, 2 करने के बाद तीसरे पे पहले का इन्फ्लुएंस आ जाएगा। अगर पहला रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एग्रीकल्चर पे है, दूसरा आपका इकोनॉमी पे ग्रोथ पे है, तीसरा फिर एग्रीकल्चर पे, अगर पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का इन्फ्लुएंस तीसरे पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा, क्योंकि आप वो इन्फॉर्मेशन पढ़ के आए हो। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में स्ट्रिक्टली लिखा होता है कि योर आंसर शुड बी बेस्ड ऑन द पैसेज ओनली, आउटसाइड इन्फॉर्मेशन नहीं लगाना होता है। इसलिए ऑलवेज डू 2 to 3 पैसेज, उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग पे स्विच करो, उसके बाद क्वांट पे स्विच करो। तो इन चीज़ों पे आपको देखना पड़ता है। ये एक गेम है कि किस तरीके से सी सेट क्वालिफाई किया जाएगा। सी सेट इज़ अबाउट द क्वेश्चन सिलेक्शन। आपका क्वेश्चन सिलेक्शन ही एक क्राइटेरिया रहता है जिसके बेसिस पे आप क्वालिफाई करोगे। इग्नोर नहीं करना है सी सेट को, इग्नोर करोगे तो पेपर भी आपको इग्नोर करेगा। क्लैरिटी रिक्वायर्ड, मुझे सिर्फ 67 चाहिए, मुझे 200 मार्क नहीं चाहिए, या मुझे 150 मार्क नहीं चाहिए, या मुझे 100 मार्क नहीं चाहिए। आई जस्ट नीड 5 मार्क एक्स्ट्रा देन द कट ऑफ। अगर यूपीएससी 1-2 क्वेश्चन ड्रॉप भी करता है तो मेरा क्वालिफाई हो जाए। तो 67 अगर यूपीएससी को चाहिए तो आप टारगेट लेके चलो 75 to 80 के बीच का, 75 से 80 मेरे आ जाए, मैं क्वालिफाई कर लूँ। अ टेस्ट ऑफ क्रिटिकल रीजनिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, रीजनिंग और थिंकिंग का है। इसमें ज़्यादा दिन यूपीएससी का सी सेट कैसे एसएससी से अलग है। एसएससी में सीधे स्टेटमेंट होते हैं, ये निकाल दो। वहाँ पे पहले स्टोरी सुनाएगा आपको, राम श्याम के पास गया, राम श्याम दोनों एक कंपनी में काम करते हैं, वो घर से निकले, दोनों की जो इनकम है 4:3 में है। उसके बाद दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं पूरा महीना, उसके बाद वो स्पेंड करते हैं, जो एक्सपेंडिचर वो 5:3 है। अब दोनों की इनकम निकालो। एसएससी में क्या होगा, राम श्याम की इनकम 4:3 है, एक्सपेंडिचर 5:3 है, फाइंड आउट द फाइनल इनकम। वो एक लाइन में खत्म कर दे, उसी चीज़ को 5 लाइन में खत्म कर रहा है। आप स्टोरी को 4 बार पढ़ोगे एग्जैक्टली कहना क्या चाह रहा है, तो वहाँ पे टाइम आपको कंज्यूम करता है पेपर। अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, इसलिए लैंग्वेज को समझना जरूरी है यूपीएससी की, एग्जैक्टली क्वेश्चन किस लैंग्वेज के आते हैं। देन मेक अ सेपरेट लिस्ट ऑफ टॉपिक्स यू आर कंफर्टेबल विद। ऐसा कभी नहीं होता कि आपको कुछ नहीं आता, हमेशा कुछ ना कुछ पार्ट आता है। अगर आपको 3 एरिया में से 15 टॉपिक भी आते हैं, उनका लिस्ट बना लो कि मुझे आता क्या क्या है। अगर आपको नंबर सिस्टम नहीं आता तो परसेंटेज तो आता होगा, एवरेज तो आता होगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज पढ़ के आंसर तो दे ही सकते हो। तो मेक अ लिस्ट कि मुझे ये 15 तरीके के क्वेश्चन मैं कंफर्टेबल हूँ करने में। तो क्यों ना एग्जाम में जाते पहले वो 15 तरीके के क्वेश्चन ढूंढे जाएं जो मुझे आते हैं, क्यों मैं उन क्वेश्चन को ट्राई करता हूँ जो मुझे आते ही नहीं है। तो ये तो फिर आप अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हो, जो मुझे आता नहीं मैं उसको ट्राई करने बैठा हूँ पेपर में, क्योंकि मैं सिक्वेंशियली कर रहा हूँ। तो ये तो होना चाहिए ना, जो मुझे आता है मैं तो अपनी स्ट्रेंथ पे खेलूंगा ना, मैं अपनी वीकनेस पे क्यों खेलूंगा पेपर में। जो मेरा स्ट्रेंथ है मैं उसको सिलेक्ट करूंगा, जो मुझे पता होना चाहिए। और सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है ना, आजकल पता ही नहीं होता कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है। अगर मैं अभी आपसे पूछूंगा कि 5 स्ट्रेंथ 5 वीकनेस क्या, आप नहीं बता पाओगे। तो ये क्लैरिटी रहना जरूरी है। फाइंड योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, कहाँ पे आप स्ट्रॉन्ग है, कहाँ पे आप वीक हैं। स्मार्टली यूज योर टाइम, पहला आधा घंटा 20 क्वेश्चन कंपल्शन है, करना ही पड़ेगा, तभी वो साइकोलॉजिकल प्रेशर जो एग्जाम ने क्रिएट किया है वो तभी रिमूव होगा।
डू नॉट अटेम्प्ट पेपर सिक्वेंशली, नेवर अटेम्प्ट 1 to 80 और 80 to 1, ऑलवेज चूज इन बिटवीन। जहाँ पे भी जो मन है वो पेज खोल लो, उसको कर लो, क्वेश्चन ढूंढो, उसको करो। प्रैक्टिस इन बिटवीन 2 to 4 PM, गर्मी का टाइम होता है तो उसी टाइम पे प्रैक्टिस करना में ज़रूरी है। आप रात को कर दो 11 बजे बैठ के AC में प्रैक्टिस, वहाँ पे भरी धूप में 45 डिग्री में करना है। तो जब तक उस एनवायरनमेंट के आदी नहीं होंगे तो हमारा माइंड क्या उस टाइम पे काम करेगा। और आप 2 से 4 बढ़िया खाना खा के सोते हो, है ना, तो वहाँ पे माइंड को सबसे ज़्यादा एक्टिव रखना है। तो प्रैक्टिस हमारी एग्ज़ाम की 2 to 4 के बीच में ही होनी चाहिए, ताकि मुझे वो दिन ऐसा फील ना हो कि यार मेरे साथ क्या हो गया, इतनी गर्मी, हाई गर्मी, दैट काइंड ऑफ थिंग नहीं होना चाहिए। तो प्रैक्टिस आपकी 2 से 4 पंखे में ही करो, AC बंद करो, बिफोर द एग्ज़ाम। 2 महीने पहले की बात कर रहा हूँ, आज ही मत कर देना, 2 महीने पहले की बात कर रहा हूँ। 2 PM नीड टू स्किप द क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन छोड़ने होते हैं, सब नहीं करना होता। दिस इज द बेसिक स्ट्रेटजी। बाकी डिटेल में जब CCT की क्लास होंगे तब डिस्कस करेंगे। अगर आप तैयारी करते हैं तो बेसिक ये एक क्राइटेरिया है कि आपको हिस्ट्री को 40 दिन देने चाहिए, ज्योग्राफी को 40 दिन, इकोनॉमी को 40 दिन, पॉलिटी को 40 दिन, एनवायरनमेंट को 25 दिन देना चाहिए। आंसर राइटिंग के लिए जब आप इनके साथ अच्छे तरीके से सेटल हो जाते हो, 50 दिन आपको अपने आंसर राइटिंग पे फोकस करना चाहिए कि हमें आंसर की प्रैक्टिस भी करनी है मेंस एग्जामिनेशन के लिए। तो उसके बाद जो 4 एडिशनल सब्जेक्ट हैं, जो ये 4 सब्जेक्ट हैं आपके मेंस के लिए और ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। साइंस एंड टेक आपका प्रीलिम्स में भी आता है, लेकिन मेंस के लिए अलग पर्सपेक्टिव है। सोशल इशू आपका प्रीलिम्स में नहीं है, IR एंड सिक्योरिटी आपका प्रीलिम्स में नहीं है, और एथिक्स आपका प्रीलिम्स में नहीं है। तो इसको हम फोकस करते हैं जो 80 दिन हमारे पास आगे वाले हैं, या फिर सितंबर के बाद जो हमारे पास टाइम होता है उसमें इन 4 सब्जेक्ट पे हम फोकस कर सकते हैं। दिस इज अ कॉमन स्ट्रेटजी, कितना एक सब्जेक्ट के लिए टाइम चाहिए टू अ सीरियस कैंडिडेट, कि जो सीरियस कैंडिडेट है वो इतने टाइम में इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकता है। दिस आर डिसाइडेड फॉर द सिलेबस। अब आते हैं करंट अफेयर्स की। हर कोई चाहता है कि करंट अफेयर को पढ़ना कहाँ से है, क्या पढ़ना होता है। पेपर तो ले लिया हिंदू एक्सप्रेस, लेकिन उसमें करना क्या वो नहीं पता, किस टॉपिक से पढ़ना है। अगर पढ़ भी लिया तो उसको यूज कहाँ करेंगे, जो पढ़ा है अगर आपको उसको पता नहीं उसको यूज कैसे करेंगे, तो पढ़ना तो बेकार हो गया। कहीं पे भी पूछोगे तो हर कोई अलग बताएगा, कोई बोलेगा हिंदू पढ़ो, कोई बोलेगा इंडियन एक्सप्रेस पढ़ो, कोई बोलेगा ट्रिब्यून पढ़ो। कोई भी एक पेपर हिंदू और एक्सप्रेस में से पढ़ना होता है, बाकी कोई पेपर किसी काम का नहीं है फॉर योर CSC प्रिपरेशन। या तो हिंदू पढ़ो या एक्सप्रेस पढ़ो। अगर ट्रिब्यून पढ़ रहे हो तो छोड़ दो, दैनिक भास्कर पढ़ रहे हो तो छोड़ देना। ईदर टेक द हिंदू और द एक्सप्रेस, इन दोनों में से कोई एक पेपर पढ़ना होगा। वेटेज देख लेते हैं। ये स्टैटिक पार्ट आता है हर पेपर का, और ये करंट अफेयर पार्ट आता है हर सब्जेक्ट का। अगर पॉलिटी में मान लो हमने 15 क्वेश्चन बोले आते हैं, 15 क्वेश्चन में से 5 करंट अफेयर के होंगे पॉलिटी में 100%, 10 आपके स्टैटिक बुक से हो जाएंगे। इकोनॉमी में 20 क्वेश्चन आते हैं तो 8 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से होंगे। एनवायरनमेंट 60% करंट अफेयर आता है, मीन्स 12 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से आएंगे एनवायरनमेंट में। हिस्ट्री क्योंकि स्टैटिक पार्ट है पूरा, तो इसमें 2 क्वेश्चन जो पर्सनैलिटी न्यूज में रही हैं या किसी की डेथ एनिवर्सरी आ गई है तो वो वाले आपके करंट अफेयर से आ जाते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 12 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 7 आपके करंट अफेयर से आएंगे। ज्योग्राफी में 50-50% रहता है, यानी 8 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से आएंगे। और मिसलेनियस जो स्पोर्ट्स वाले क्वेश्चन हैं या अवार्ड्स वाले क्वेश्चन हैं वो हमेशा करंट अफेयर से रहते हैं। तो 8, 13, 20, 22, 34, 40 to 47, तो 100 में से 47 अगर करंट अफेयर्स है तो क्या उसको इग्नोर करना चाहिए? तो वो न्यूज़पेपर, इसीलिए हर क्लास में मैं बोलता कि न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करो, एटलीस्ट पढ़ो। तो क्या पढ़ना है वो प्रोसेस के साथ समझ आएगा, क्योंकि अभी आपको सब्जेक्ट्स का नहीं पता तो क्या पढ़ना है वो अभी रहने दो। सिर्फ एक आदत डालो कि मैं 1.5 घंटा या 30 मिनट्स to 45 मिनट्स में न्यूज़पेपर पर स्पेंड करता हूँ, मैं आर्टिकल पढ़ता हूँ, उसमें कुछ तो समझ आ ही जाएगा ना। ये आदत बनाओ 1 महीने में कि हाँ ये मेरी हैबिट है। उसके बाद रिलीवेंस के लिए क्लास में बताया जाएगा, जो भी टीचर आएगा वो सब्जेक्ट रिलीवेंस आपको न्यूज़पेपर से बता देगा कि क्या रिलीवेंस है इस सब्जेक्ट का, किस तरीके की न्यूज़ आपसे पूछी जाती है इन द न्यूज़पेपर। अब ज्योग्राफी में देखोगे फिनोमिनन आते हैं न्यूज़ में, ये हम करंट अफेयर की क्लास में डिस्कस करेंगे क्या क्या आता है, कैसे पढ़ना है पेपर को। डेली पढ़ सकते हैं न्यूज़पेपर को, डेली कंपाइलेशन हम नोट डाउन भी कर सकते हैं, या किसी वेबसाइट को फॉलो करते हैं तो वहाँ से कर सकते हैं। लेकिन मेरा पर्सनल व्यू है खुद से पढ़ो, क्योंकि जो एनालिसिस किया उस बंदे ने किया, वो आपका एनालिसिस नहीं है, तो समझ तो उसको आया ना, आपने तो बस जस्ट देख लिया उसको। तो जब तक अंडरस्टैंडिंग नहीं बनेगी तो मेंस के आंसर नहीं लिख पाओगे। वीकली जो लास्ट वीक हमने पढ़ा है उसको रिवीजन करना होता है।
थीम वाइज, सब्जेक्ट वाइज, और जो मंथली जब आप पढ़ोगे तो आप अपने नोट्स में ऐड करोगे जो आपने डेली पढ़ा है। तो ये एक प्रोसेस रहती है डिज़ाइन करने की, तो हर चीज़ को एक प्रोसेस के थ्रू ही जाना पड़ेगा, तभी विद इन 1.5 ईयर पॉसिबल हो पाता है। सोर्सेज क्या हैं? इतने सारे सोर्सेज हैं, कहा जाता है कि सब पढ़ने हैं, लेकिन आई विल रिकमेंड ओनली ये 2 पढ़ लो, 2 में से एक ही पढ़ लो, या ये पढ़ो या ये पढ़ो, बाकी आपको क्लास में कराया जाएगा। ठीक है, ये भी क्लास में कराए जाएंगे, लेकिन अगर खुद से नहीं पढ़ोगे तो अंडरस्टैंडिंग नहीं बनेगी। अगर ये दोनों खुद से नहीं पढ़ोगे तो कभी भी अंडरस्टैंडिंग नहीं बनेगी। एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की जो मैं बात कर रहा हूँ, आप अपना व्यू नहीं बना पाओगे कि एग्जैक्टली होता क्या है। तो अपना व्यू डेवलप करने के लिए इन दोनों में से एक को पढ़ना पड़ेगा आपको, या तो हिंदू पढ़ लो या एक्सप्रेस पढ़ लो। अब ये है कि न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ना है, ये इसके बेसिस पे है कि फाइनल लैब्स क्या है। एंड डू नॉट गो सिक्वेंशियल, पैरेलल टास्क लो, स्ट्रॉन्ग प्लानिंग करना होता है, किसी के कहने पे नहीं चलना है, अपना एक अलग से टास्क बनेगा। आप जितने भी लोग यहाँ में बैठे, सबकी स्ट्रेंथ अलग है, हर किसी का समझने का तरीका भी अलग है, हर किसी के पढ़ने का तरीका भी अलग है, तो हर एक बंदे को सेम तरीके से नहीं कराया जा सकता। तो आपका मेन काम रहता है आफ्टर द क्लास मीट द मेंटोर, कि मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही है तो इसको किस तरीके से करूँ। आप मोस्टली क्या करते हैं, क्लास खत्म ही भागो घर, 15 मिनट नीचे खड़े रहोगे, है तो होता है ना कि 15-20 मिनट नीचे ही खड़े रहोगे, स्पेंड करोगे। जाके पूछ लो टीचर से, सर मुझे ये समझ नहीं है, इसको कोई दूसरा तरीका है क्या समझने का, क्या इसको दूसरा तरीका है क्या करने का, मैंने ये पढ़ा था कल, इसमें से और क्या पढ़ना होता है, आप मुझे बता दोगे तो मैं उस एंगल से पढ़ लूँगा। तो ये आपको पूछना पड़ेगा, हर चीज़ टीचर नहीं दे सकता जब तक आप पूछोगे नहीं, क्योंकि उसको नहीं पता कि आप किस लेवल के स्टूडेंट हो जब तक आप उससे पूछने नहीं आ रहे हो। अब मैं शक्ल देख के तो नहीं बता सकता मोदी जी की तरह कि ये किस कैटेगरी से है, कपड़े देख के नहीं बता सकता। मुझे तो आपसे इंटरेक्ट करना पड़ेगा ना, कि आप कहाँ पे हो, क्या पढ़ते हो, क्या लेवल है, कितना स्ट्रेंथ है, कितना वीकनेस है। जब तक कम्युनिकेशन दोनों साइड से नहीं होगा तो फिर वन साइड डिलीवरी क्लास होता है, और वो वन साइड डिलीवरी बोरियत हमेशा रहता है। तो इट्स ऑलवेज बी द 2 वे कम्युनिकेशन। मैं पढ़ा रहा हूँ, आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मुझे समझ नहीं आया, दोबारा बताओ, मैं उसको दूसरे तरीके से बताऊंगा, दूसरा बंदा दूसरा क्वेश्चन पूछेगा, उसको दूसरे तरीके से बताया जाएगा। तो यू विल गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिलेबस एंड द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट्स। एंड चैलेंजिंग लग रहा होगा कि यार इतना सारा चीज़ें बता दी हैं आज के दिन में ही, हर चीज़ एग्ज़ाम की क्लियर है, लेकिन क्या इस चैलेंज को कर सकता है? ट्रांजैक्शनल वर्सेस मिशन ओरिएंटेड। अभी आप मोस्टली ट्रांजैक्शनल है। ट्रांजैक्शनल का मीनिंग है कि हाँ मैं इधर आया हूँ क्लास अटेंड करने, क्लास अटेंड करके चला जाऊँगा, घर जाके सोचूंगा। आप में से आधे ऐसे भी होंगे जो मिशन ओरिएंटेड है, मुझे करना ही है, मैं करूँगा ही, कुछ भी हो जाए मैं उसको समझूंगा। दैट्स अ ट्रांजैक्शनल एंड द मिशन ओरिएंटेड। ट्रांजैक्शन, यूपीआई पेमेंट किया आपने शॉपकीपर को, आपने कुछ सामान खरीदा, आपकी ट्रांजैक्शन खत्म, दैट्स अ ट्रांजैक्शनल। मिशन ओरिएंटेड, मुझे वहाँ से कुछ सीख के मुझे अपना बिजनेस बनाना है, मैं अपना मिशन बना रहा हूँ, मुझे अगर बिजनेस भी खोलना है, आई एम लुकिंग एट द मार्केट, किस तरीके का मुझे बिजनेस ओरिएंटेड में जाना है, तो आई एम लर्निंग समथिंग फ्रॉम देयर, दैट्स अ मिशन ओरिएंटेड। तो आपको मिशन ओरिएंटेड होना है, ट्रांजैक्शनल नहीं रहना है। जब तक मिशन ओरिएंटेड नहीं होंगे तो चीज़ें बनेंगी नहीं। यू शुड हैव अ मिशन ओरिएंटेड अप्रोच, ठीक है। तो हमेशा आई ऑलवेज हैव अ मिशन ओरिएंटेड अप्रोच। डू नॉट जस्ट ज्वाइन द कोर्स, सिर्फ आने के लिए या किसी के प्रेशर के लिए कोर्स ज्वाइन मत करो। डू नॉट जस्ट अटेंड द क्लासेस एंड डू नॉट जस्ट वांट टू बिकम IAS। हर चीज़ के पीछे एक रीजन होना चाहिए, क्यों बनना चाहता है। आप में से कोई भी IAS क्यों बनना चाहता, कोई भी बता दो मुझे, क्यों गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हो? हाँ, प्राइवेट में NGO ज्वाइन कर लो, कर लोगे। आप सब लोग वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, आपके घर में वुमेन एम्पावरमेंट कितने लेवल तक है? क्या आपकी जो मदर खाना बनाती है उनको पे दिया जाता है? क्या मदर आपकी जो एल्डरली को केयर करती है उनका आप उनको ट्रांजैक्शनल वैल्यू देते हो? क्या उनको फाइनेंशियली स्टेबल किया गया है? क्या उनको उनके काम का लिए हमेशा सराहते हो कि आपने अच्छा काम किया, आपने अच्छा खाना बनाया, आप सबके इतने केयर कर रहे हो? क्या कभी उनको बोलते हो आप लोग जाके? फिर आप बाहर आके वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हो। क्या कभी सोचते हो कि हाँ सारा दिन दे आर वर्किंग फॉर अस, सुबह निकलने से पहले आपको खाना खिला के भेजेंगे, जाते खाना खिलाएंगे, रात तक जब तक आप सो नहीं जाते वो सोएंगे नहीं। एवरीथिंग दे आर डूइंग फॉर अस। किसी को लगा के देखो 30,000 रुपये महीना लेती है मेड काम करने का, 10 दिन रहेगी आपके साथ, डेली रहेगी तो आपका काम करेंगे, सब चीज़ें करेंगे। तो नेवर बी जस्ट अ ट्रांजेक्शनल। ये भी ट्रांजेक्शनल ही था कि आपको करना वुमेन एम्पावरमेंट है, लेकिन आप घर से शुरुआत नहीं कर रहे हैं, तो कंट्री की कैसे करोगे? 50 रेस्ट्रिक्शन है, घर से खाना लेने अकेले नहीं जाओगे, ये नहीं करोगे, ये नहीं पहनोगे, ये नहीं खाओगे, वो नहीं करोगे, एवरीथिंग इज रेस्ट्रिक्टेड।
फिर हम आते हैं बाहर, जब हम निकलते हैं फिर हम प्रधान बन जाते हैं। अब तो हम वुमेन एम्पावरमेंट करेंगे। एवरीथिंग स्टार्ट फ्रॉम योर होम ओनली, एवरीथिंग स्टार्ट फ्रॉम योर सेल्फ ओनली। पहले खुद को एम्पावर करो, तभी तो दूसरों को कर पाओगे ना। और खुद को एम्पावर करने के लिए ये चीज़ करनी पड़ेगी। तो ट्राई टू एम्पावर योर सेल्फ फर्स्ट, देन एम्पावर अदर्स। खुद को एम्पावरमेंट नहीं है तो बाकी अभी भी आपके डिसीजन इन्फ्लुएंस्ड होते हैं बाकी लोगों से। कल को आपको कोई बोल देगा सीडीएस की तैयारी कर लो, आप आधे इन्फ्लुएंस हो चुके होते हो अगर सामने वाला बंदा इन्फ्लुएंस करने वाला है तो डोंट जस्ट ज्वाइन द कोर्स, डोंट जस्ट अटेंड द क्लास, डोंट जस्ट वांट टू बिकम एन आईएएस। एवरीथिंग हैव अ मिशन बिहाइंड इट, एवरीथिंग हैव अ अप्रोच बिहाइंड इट। क्यों करना है, कैसे करूँगा, वो आपको सोचना पड़ेगा, वो आपको कराया जाएगा। नेक्स्ट, देयर इज एन इमोशनल साइड ऑफ द जीएस जर्नी। एक इमोशनल साइड भी है। The preparation is not just suffering. You are not entering into a prison or a labor camp. It is not a meaningless. अब इसमें क्यों ये एक इमोशनल जर्नी है? 12 महीना या 2 साल you have to cut off from the most of the things of your life. आपकी प्रायोरिटी चेंज होती है नेक्स्ट 2 years में या नेक्स्ट 3 years में। Your mission is just about the examination. आपके फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, इग्नोर करना पड़ेगा। फैमिली फंक्शंस को समटाइम्स स्किप करना पड़ेगा क्योंकि मेरा एग्ज़ाम आने वाला है। सेलिब्रेशन, खुद के बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए 1 वीक स्पेंड कर दिया, नहीं चाहिए। घर से मामा मौसी चाचा ताऊ आए हैं, नहीं चाहिए फ़िलहाल फॉर द नेक्स्ट 2.5 year। दैट्स इज़ अ इमोशनल जर्नी वेयर यू आर स्टूड अलोन। वहाँ पे खुद को एम्पावर करो ना कि हाँ मैं अकेला कर सकता हूँ। दैट्स वाई दिस इज़ एन इमोशनल जर्नी। और ये बाकी एग्ज़ाम से अलग क्यों है जर्नी? हर कोई दूर हो जाता है। जब 2 साल तक रिजल्ट नहीं आएगा ना, कोई आपके पास आएगा भी नहीं पूछने। आपने मेहनत बेशक की हो, जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता कोई आपको वैल्यू नहीं करेगा। दैट्स वाई इट्स एन इमोशनल जर्नी। तो इस इमोशनल जर्नी को अगर स्ट्रॉन्ग करना है, यू हैव टू स्टूड कि मैं करूँगा और मैं करके दिखाऊँगा। एंड इट इज़ पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल नहीं है। मैं करके आया हूँ, मैं छोड़ के आया हूँ। मैं हरियाणा में क्वालिफाई एचएस क्वालिफाई करके छोड़ के आया हूँ। मैं आईआईएम से ड्रॉप आउट हूँ। आईआईएम अहमदाबाद जो जब का ड्रीम होता है वो मैं छोड़ के आया हूँ। यूपीएससी का 4 बार इंटरव्यू दे के आया हूँ मैं। और पॉसिबल है, अगर खुद को मैनेज कर पाओगे अच्छे तरीके से तो एग्ज़ाम मैनेज हो जाएगा। खुद को मैनेज नहीं कर पाते हो, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट की आप बात करते हो। पूरे दिन में आपने क्या किया, क्या करना है, आपको अकाउंटेबिलिटी है। अकाउंटेबल बनो खुद को, मुझे क्या करना है, कैसे करना है, तभी कोई डिस्ट्रिक्ट की अकाउंटेबिलिटी देगा, नहीं तो नहीं देगा। गवर्नमेंट पागल नहीं है। एग्ज़ाम को प्रोसेस इसलिए डिज़ाइन किया गया है सो दे कैन सेलेक्ट द बेस्ट माइंड आउट ऑफ द 1.4 बिलियन पीपल। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। ट्रस्ट करो अपने आप पे, सबसे पहले करो, इन्फ्लुएंस मत हो। ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट योर एबिलिटी, ट्रस्ट योर प्रोसेस, ट्रस्ट योर मेंटोर। जो आपको पढ़ा रहा है उस पर भी भरोसा करना पड़ेगा कि वो आपको सही गाइडेंस करेगा, सही पढ़ाएगा। एंड ट्रस्ट द अप्रोच टू क्वालिफाई द एग्जामिनेशन, उस अप्रोच के साथ आपको जाना पड़ेगा। कन्वर्जेंस ऑफ जीएस एंड ऑप्शनल। अब आपने यहाँ से स्टार्ट किया है, अब यहाँ से प्रोसेस थोड़ा स्मूथ रहेगा, लेकिन जब आप ऑप्शनल स्टार्ट करोगे इट विल स्टार्ट मिक्सिंग। तो उस टाइम पे मेंटर प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल कि किस तरीके से जाना है, किस तरीके से चीज़ों को अलग करना है, किस तरीके से प्रोसेस पे फोकस करना है। ट्रांजैक्शन वर्सेज मिशन ओरिएंटेड हम बात कर चुके हैं। द जर्नी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे ही 2 साल पढ़ लोगे यू विल सी द डिफरेंस इन योर सेल्फ। 2 साल पहले के जो आप लोग हैं और 2 साल बाद के जो होंगे, रिजल्ट मैटर नहीं करता, बट यू विल गेट इन दिस 2 years वो आपने आज से स्कूल से लेके कॉलेज तक नहीं सीखा होगा। एंड दीज 2 years कैन चेंज योर लाइफ। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो यूपीएससी करने आए, आज के टाइम में मिनिस्टर्स हैं, सीएम रह चुके हैं, उसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर को असिस्ट कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी बना चुके हैं, अपना बिजनेस खड़ा कर चुके हैं। तो एग्ज़ाम एक है, लेकिन देयर इज़ अ वेरियस काइंड ऑफ द वे। जब आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करते हो, इट विल गिव यू अ वेरियस वे टू ओपन अ जर्नी फॉर योर सेल्फ कि हम और क्या कर सकते हैं जो आप अभी सोच नहीं पा रहे हो। तो 2 साल दो इसको अच्छे तरीके से, 3 साल दो इसको अच्छे तरीके से, एंड सी द डिफरेंस देन द अदर्स। कि बाकी जो लोग हैं उसका आपका ओपिनियन चेंज होगा, आपकी पर्सनैलिटी चेंज होगी, पेशेंस आएगा, हमेशा मोटिवेटेड रहोगे, ऑलवेज यू विल हैव अ होप कि हाँ हम कर लेंगे।
नेगेटिव सिचुएशन में भी जो बंदा खड़ा रहता है अच्छे के साथ, वही बंदा आज के टाइम में आगे बढ़ता है। तो आज के टाइम में जो आपके कॉम्पिटिटर ग्रुप है बहुत ज़्यादा है, तो अगर सेपरेट स्टूड होना है तो कुछ तो अलग करना पड़ेगा। यू हैव टू डू समथिंग डिफरेंट। नेक्स्ट आते हैं, गो फॉर द रैंक्स। रैंक चाहिए, अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आई विल असिस्ट यू। रैंक आएगी अगर आप मुझे सपोर्ट करोगे, जो बताया जाएगा अगर आप वो करोगे, यू विल बी इन द लिस्ट। फॉलो अ प्रोसेस, होन योर स्किल एंड नेल इट। प्रोसेस को फॉलो करो, अपने स्किल्स को डेवलप करो एंड नेल इट, नेल द एग्जामिनेशन। दिस इज़ द प्लेज फ्रॉम माई साइड, दिस इज़ लाइफ मोमेंट फॉर मी। जो ये 2 साल हैं ये मेरी लाइफ के सबसे बड़े मोमेंट हैं। माई टाइम, मेरा टाइम, मेरे डिजायर्स मुझे घूमने जाना है, फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करना है, मुझे गाड़ी लेनी है, मुझे फ़ोन चलाना है, मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी है। मेरी डिजायर को मुझे रोकना पड़ेगा। माई कमिटमेंट टू माई वर्क, मेरी कमिटमेंट एग्जामिनेशन के लिए, फॉर द नेशन दैट आई जेन्युइनली लव एंड बिलोंग टू, कि मुझे नेशन के लिए कुछ करना है। दिस इज़ मोर देन अ मियर प्रॉमिस, ये सिर्फ प्रॉमिस नहीं है, ये मेरी लाइफ है। जब एग्जामिनेशन को लाइफ में अंडर ले आओगे ना, यू विल नेवर स्टॉप टू रीड, आप नहीं रुकोगे। आई, हेयर इज योर नेम XYZ, टेक अ प्लेज टू डू। पढ़ो सब मेरे साथ कि हम एक प्लेज लेते हैं, वी विल डू इट। मन ही मन नहीं बोलो यार, मैं बोल रहा हूँ 2 घंटे से, आप चुप सुन रहे हो। ट्राई टू स्पीक, बोलना तो आता होगा ना। पढ़ो, आई, नेम, अपना नाम लो ना। टेक अ प्लेज to do all that's needed to keep the task as I prepare for the grand journey ahead. I will invest all my energy and focus and every single cell of my body. I am making a total commitment to strive for my plan relentlessly. कि जी जान से मैं मेहनत करूंगा। मिशन बिल्डिंग अ ग्रेट सोसाइटी, मिशन ऑफ बिल्डिंग अ डेवलप्ड इंडिया एंड मिशन IAS 2026 एंड द 2027। एंड दिस इज फ्रॉम माई साइड। इसके अलावा कुछ पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, इससे पहले एंड बी डेस्परेट ऑलवेज। हाँ, वीवी पेरिस का मीनिंग होता है जो एग भी देते हैं और यंग वंस को भी देते हैं। वीवी पेरिस, ओवो पेरिस एग देने वाले, वीवी पेरिस लाइक वी आर द वीवी पेरिस, हम चिल्ड्रन को जन्म देते हैं, हम एग्स को जन्म नहीं देते, वी आर द वीवी पेरिस। एंड ऑलवेज बी डेस्परेट, ये कट ऑफ है लास्ट ईयर का, अगर आप देखना चाहो तो मेंस का कट ऑफ। जनरल कैटेगरी में जैसे 947 मार्क्स लेके आया उसका सिलेक्शन हो गया, तो दिस इज द मेंस कट ऑफ। एंड लास्ट ईयर जहाँ मैं पढ़ाता था, मोर देन 180 स्टूडेंट्स सिलेक्टेड क्वालिफाइड द प्रीलिम्स आउट ऑफ 300 स्टूडेंट्स। अगर अच्छे से करोगे तो आप लोग भी ये देखने सकते हो, अपने आप को रैंक में ला सकते हो। एंड इट्स एन ईजी टास्क, लेकिन इट्स अ रेगुलर टास्क, वो करना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास। अगर अच्छा लगा हो तो बता दीजिएगा, नहीं लगा हो तो भी बता दीजिएगा। एंड आई एम हियर टू हेल्प यू फॉर द नेक्स्ट 2 years। थैंक यू।